अच्छा 10th में क्या मिस्टेक है शुभम? सर 10th में बी होना चाहिए ना ऑप्शन के बाद। क्या दिया आंसर? सर ए दिया होगा। सर फादर ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड और ये इसमें करेक्ट ही पूछा है तो वो क्या कहते हैं और इसमें ए दे रखा है ओनली वन। नंबर कितना है यार? सर 9। एक्सप्लेनेशन दो इसके बाद वो तक वही कहां है यार? कल वाले में कितने कितने नंबर आए तुम लोगों के? ठीक है 10th के बाद दिस क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 में क्या गलती है? बी दे रखा है। सर ये स्टेटमेंट 2 देखिए सर वो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं इनकरेक्ट दिया हुआ है लेकिन ये आंसर तो करेक्ट है सर। ये लास्ट रिसोर्ट ये कहा ही गया था और लास्ट रिसोर्ट में ये सेम स्टेटमेंट जो लिखी भी हुई है। तो क्यूरेटिव पिटीशन कौन सा आर्टिकल देता है संविधान का? कुछ आर्टिकल गिव देता है? हाँ अंदर द रिव्यू पिटीशन सर वो वैसे लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इट मेंशन्ड नहीं है मेंशन कहां मेंशन है? रिव्यू पिटीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 137। अच्छा अगला कौन सा क्वेश्चन है? 14 तो हो गया। 16 क्या प्रॉब्लम है 16 में? फिर तो शायद प्रीवियस सर ए दिया हुआ है ओनली वन और वैसे 2 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट है तो बी होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया इसका? ए सर हाँ ए दिया हुआ है। ठीक है उसका भी हो कि विश्वास में सही था। अच्छा जी आगे 39 क्या गलती है 39 में? आंसर इज ए। यस क्या दिक्कत है इसमें? सर 39 का आंसर सी दे रखा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सही बात है ना? नहीं सर Fair application of law. Due process is natural justice. The first line we wrote यस सर was this one. ठीक है 39 और क्लास में यही करा था ना? Due process is what? Natural justice. जब हमने ये करा था कि भाई procedure established by law में what actions can be challenged? Only executive. But then it said that what is a due of law? Law का due है justice. Hence legislative actions can also be challenged under this. So the correct answer would be option number A होगी। ठीक है जी। अच्छा थर्ड में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी सर ये PYQ था इसका आंसर सी होना चाहिए। PYQ इस साल का है। It is not clarity 2023 का PYQ है। Answer is A definitely A. Shubhra ma'am has also given it. No doubt in it. हाँ जी नहीं सर एक्सप्लेनेशन में मतलब 3 करेक्ट दिया हुआ है 2 इनकरेक्ट दिया हुआ है।
करेक्ट। कितना टेस्ट नंबर है ये? 9। चलो, शुभम का हिट रेट रहा 1 2 3 4 5 6 5 तो है गलत। ठीक, 39 is definitely natural justice. Entire market was, किसी को लगता है fair, this and नहीं fair नहीं। Procedure established is also fair। ठीक है, natural justice ये बोलता है कि भाई justice का ड्यू क्या है और लॉ का ड्यू क्या है। लॉ का ड्यू यही है, कोई भी लॉ बनेगा जस्टिस के लिए बनना चाहिए, है ना। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में we inculcated executive plus legislative actions. Why? To ensure that the due of the law is given to the people, and that is what natural justice। किस थिंकर का नाम लिखा था हमने वहां पे? हाँ, पीएसआई है। नहीं सर ने मैंने ही बोला था लास्ट टाइम एविडेंस सर ने नाम है कोई Bedhot gave rights of queen towards parliament, 3 rights: inform, warn and हाँ ऐसे ऐसे inform, warn and third was inform, warn and inform। चलो ठीक है, नमस्ते। Let's move to the Supreme Court then। Section 42.6 और 38.6, ठीक है, good marks, good to go। हाँ जी, गाइड ही तो था थर्ड। inform, right to warn, right to inform and right to गाइड guide। Did you people wrote guide? यस सर। मुझे एक बार चेक करने देना, I'll confirm it tomorrow। ठीक है, चलो आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। Right, and the first thing, that is nature of judiciary। सुप्रीम कोर्ट के अंदर we have to start with the nature of judiciary। Right, and the nature of judiciary। क्या नेचर है जी इंडियन जुडिशरी का? What is the nature of Indian judiciary? Independent and integrated। ठीक है। What do you mean? लिखो मत। What do you mean by independent and integrated? Why did not we say here कि भाई इंडियन जुडिशरी का नेचर सॉवरेन है? Because we to say कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, that is equal to judicial supremacy। But यहाँ we are writing कि भाई इंडियन जुडिशरी is independent one। Why? Well, it has to act within the constraints of constitution। ठीक है, और मैंने अपहोल्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और देखो, when we understand this terminology कि भाई constitutional sovereignty is there, मान लो 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है, 4 ऑप्शन में यूपीएससी always say which is the most appropriate one। जैसे जैसे आपने 39th क्वेश्चन देखा, fair justice is good, that is part of it, but most appropriate is natural justice। Similarly, अगर 4 ऑप्शंस हो, उसमें से 2 ऑप्शंस आर कि भाई इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी या जुडिशियल सोवरेनिटी, आंसर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी मेक्स द नेचर ऑफ इंडियन जुडिशरी एज सुप्रीम। अगर क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेनिटी जिक्र ही ना हो एंड इट इज गिवन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या जुडिशियल सुप्रीमेसी, आंसर वुड बी जुडिशियल सुप्रीमेसी। Hence here what we are writing, Indian judiciary is most independent in nature, and right now it is fiercely independent। I'll tell you why। First feature is Indian judiciary is fiercely independent। आगे लिखिए, it is the most powerful judiciary in the world। अगर ये भी statement आ जाए, it is not wrong। The most powerful judiciary in the world is Indian judiciary। चलिए अगला, if I make a statement that yesterday or day before, when did we do president? Day before yesterday, right? We did that कि भाई presidential activism is what? When president acts on his discretion। Is it desirable for the Indian polity to have activist presidents? No। But at that point of time we said that Indian judiciary is a activist judiciary। Is judiciary being activist desirable? Yes। Yes। Now the next question from judiciary is, does constitution itself create activist judiciary? अगर ये statement आ जाए, Yes। correct? Yes। The Constitution of India itself creates this judiciary, activist judiciary।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ क्रिएट्स अ एक्टिविस्ट जुडिशरी। चलिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो? अगर ये स्टेटमेंट आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटिंग एक्टिविस्ट जुडिशरी बाय इटसेल्फ, इट इज करेक्ट, बट is the word judicial review explicitly mentioned in the constitution? Answer is no. ठीक है, अगर पूछे कि भाई जुडिशियल रिव्यू शब्द एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, नहीं, बट इंडियन जुडिशरी एक्टिविस्ट जुडिशरी संविधान खुद बनाता है, यस। ठीक है, कोई डाउट इसमें कि सर ऐसा क्यों? बिकॉज आर्टिकल 13 इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द जुडिशरी द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, but that is a different matter of fact. It itself does not mention judicial. So constitution creates activist judiciary, but judicial review explicitly mentioned. Answer is no. Is judicial review defined in the constitution? No. Is judicial review finds mention in constitution? No, never. चलिए आगे लिखिए। Next feature, Supreme Court is an apex institution. Supreme Court is an apex institution. Apex. What is apex? Top notch. Top notch. Next, right and third. India has integrated judiciary. India has integrated judiciary. चलिए. Now, when we say integrated judiciary, है तो हमारे यहाँ पे भी डिवीजन कि भाई वी हैव सुप्रीम कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट्स आल्सो, है तो डिवीजन, बट ये जब हम डिफरेंस समझते हैं ना, इट हैज टू बी अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देयर इज अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्ट्स। हमारे भी यहाँ पे हर एक स्टेट का हाई कोर्ट है, बट दैट डज नॉट मेक इंडियन जुडिशरी पैरेलल। व्हाई? बिकॉज whatever rules are being followed by the Supreme Court, high courts are also under the same obligation. But if it was United States of America, high courts have their own rules and Supreme Court has their own rules. Hence, if we say that, or if I make a statement that federal principle at the level of judiciary is not found in India, yes or no? Federal principle at the level of judiciary is not found in India. Yes. True. और अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, वो वाला हाई कोर्ट ओनली या सुप्रीम कोर्ट वाला जो था लोअर कोर्ट्स वाला, ठीक है? इफ यूपीएससी मेक्स अ स्टेटमेंट कि भाई द फेडरल प्रिंसिपल इन जुडिशरी इज नॉट फाउंड एट द लेवल ऑफ हायर कोर्ट्स इन इंडिया, करेक्ट। बट अगर वो बोले कि भाई फेडरल प्रिंसिपल इन द इंडियन जुडिशरी इज फाउंड एट लोअर लेवल, करेक्ट और नॉट? करेक्ट, ठीक है, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स। फॉर एन एग्जांपल, a lower court or a district court of Punjab can allow a petition to be submitted in Punjabi. Maharashtra it can be submitted in Marathi. Hence, federal principle is there at the level of lower judiciary, but not at the level of higher judiciary. ये चीज याद रखिएगा, clear? चलिए, right now, India has integrated judicial system. But in USA, parallel courts do exist. Sorry, यार, my there is echo आ रहा है. But in United States of America, parallel courts do exist. आगे लाइन लिखिए. In India, federal principle is not applied at all in higher judiciary, और higher judiciary को अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर लीजिए. Not applied at all in higher judiciary. Not applied at all in higher judiciary. चलिए नेक्स्ट, जो फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, बहुत बार रिपीटेड है, सेम ही. What features of Indian Constitution make Indian judiciary independent in nature? कौन से ऐसे फीचर हैं? तो राइट डाउन. हाँ ठीक है. नंबर 1, सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सेकंड, सिस्टम ऑफ रिमूवल.
आगे लिखिए सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ जजेस, सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ जजेस आर व्हाट, नॉट वोटेबल एक्सपेंडिचर, आर नॉट वोटेबल एक्सपेंडिचर। मतलब पार्लियामेंट हर एक साल वोट नहीं करेगा कि भाई दिस ईयर द जजेस सैलरी शुड बी गिवन और नॉट, और जजेस पेंशन शुड बी गिवन और नॉट। In yesterday's class, we did one provision in which the salaries of even Supreme Court judges can be reduced. What is that? Financial emergency. Very true. So, with the exception of that, Parliament cannot ever decrease the. अच्छा, can Parliament increase it? Yes, increase कर सकता है जब मर्जी करो। And एक चीज और दिमाग में रखो, ये जो provisions है ना कि भाई जिनका expenditure is non-votable expenditure, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये बात जब हम कर रहे हैं, सो वेदर इट इज टू बी गिवन एवरी ईयर और नॉट, दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इन वोटेबल एक्सपेंडिचर। बट इससे कभी ये मत इंटरप्रेट करना कि भाई पार्लियामेंट की पावर चली जाएगी टू डिसाइड देयर सैलरीज। सैलरीज हमेशा पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। नाउ अनदर इंटरप्रिटेशन, लेट्स से स्वराज इज इन द जुडिशियरी, ठीक है, ही ज्वाइंड इन 2014 में पार्लियामेंट वुड हैव डिसाइडेड अ सर्टेन अमाउंट की स्वराज वुड बी गेटिंग इट अंटिल ही रिटायर्स। दैट अमाउंट कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट एनी टाइम। बट लेट्स से स्वराज इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 1.5 लाख, बट देन राहुल ज्वाइंड, और राहुल इज गोइंग टू ज्वाइन इन 2024, बट बिफोर ज्वाइनिंग पार्लियामेंट सेज दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द न्यू जजेस हु विल बी कमिंग दे हैव अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीस। It can be done. So the meaning is person's salary which is once declared before his joining will never be subject to decrease in his entire tenure. This is the meaning of independence of judiciary. Appoint करने से पहले जितनी मर्जी declare कर सकते हैं, that can be done. But once you have declared and appointed a person, then in his tenure you cannot decrease it. ठीक है, because before joining it is his choice, you have to join it or this or not. But after joining, if you are decreasing, it will be a punitive measure. You are punishing him by doing that. And moreover, if after joining Rahul's salary will be in Parliament's hand, then Rahul will work according to the dictates of the Parliament. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे, राइट, वो यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, एक्सेप्शन 360 इमरजेंसी, एक्सेप्शन 360 इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, एक चीज और, कल वाली में करेक्शन, एक नॉट करेक्शन बट अ वैल्यू एडिशन। हमने कल ये लिखा था मनी बिल्स शुड कंपल्सरीली बी रिजर्व्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी में, है ना। अदर बिल्स कैन आल्सो बी रिजर्व्ड बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अदर बिल्स कैन आल्सो बी देयर बट नॉट कंपल्सरीली। मनी बिल्स आर कंपल्सरी टू बी रिजर्व्ड। चलिए आगे लिखिए, देयर कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, देयर कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड। सचिन एंड हर्ष, आकांक्षा एंड टिया, आप भी करेक्शन कर लो यार। The conduct of the judges cannot be discussed on the floor of the house. Is it correct? Conduct of the judges cannot be discussed on the floor of the house. Correct? Conduct of the judges cannot be discussed on the floor of the house ever. No, wrong. Only one situation, again there is an exception, that is during their removal. That is during their removal. तो एक चीज याद रखना, ठीक है, एवर नहीं कर सकते हैं, ओनली ड्यूरिंग द रिमूवल। ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं जहां पे यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। चलिए उसके बाद लास्ट थिंग, टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। अभी तक जितनी हमने चीजें लिखी हैं, ये हमने लिखी हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, कि भाई वो इनकी इंडिपेंडेंस ब्रीच ना कर दे। अभी ये खुद अपनी इंडिपेंडेंस ब्रीच ना कर लें, इसके लिए भी एक प्रोविजन है, दैट इज दे कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। बिकॉज इफ दे वांट टू प्रैक्टिस, then what they will do, they will favor certain persons who will help them after their retirement, and thus independence of the judiciary will be breached altogether again. So then, right, they cannot practice full stop। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। सी यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, इंडियन जुडिशरी की बात। डू नॉट थिंक वी आर राइटिंग ओनली अबाउट सुप्रीम कोर्ट, दिस ऑल दीज थिंग्स अप्लाई ऑन हाई कोर्ट आल्सो, ऑल द पॉइंट्स वी हैव रिटन अबव, ठीक है। नाउ यहां पे एक एक्सेप्शन है, दे कैन नॉट प्रैक्टिस बट
यू नो कि हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज इज 62 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट वालों की 65 साल. लेट्स से एनी हाई कोर्ट जज गेट्स रिटायर, है ना, 62 के बाद, देन ही कैन सर्व इन सुप्रीम कोर्ट. वो प्रैक्टिस वो कर सकते हैं. एक्सेप्शन लिखिए, ओनली हाई कोर्ट जजेस कैन प्रैक्टिस, ओनली हाई कोर्ट जजेस कैन प्रैक्टिस in Supreme Court. Only High Court judges can practice in Supreme Court. But एक और एक्सेप्शन है, बताओ. सर वो दूसरे जिस हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं उस हाई कोर्ट को छोड़ करके दूसरे कोर्ट्स में सर वो कर सकते हैं? नहीं 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 भाई, बताइए. एड हॉक या फिर वो वाले जजेस They can be appointed to the post of governors. लिखो, this is another exception to it. लिखो, they are not prevented from being appointed to the post of governor. तो गवर्नर लग सकते हैं. हाँ ले सकते हैं. हाँ देखें, देखो राज्यसभा का सीट लेना हम लोगों को लग रहा है कि भाई we take it as कि let's say दे दिया, but again there is an element of elections involved. MLAs do elect in the voting process. That is not something direct appointment ki you are favoring that judge. He is commanding the majority of the MLAs who command you people's majority, and hence he is coming to RS via process of elections. That is a different matter of fact ki political parties who have majority in the state legislative assembly get them elected from wherever they want. But process element of election is involved. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं where there is no people's involvement. वहां पे कहां जा सकते हैं? They can practice हाई कोर्ट वाले इन सुप्रीम कोर्ट, प्लस दे कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर आल्सो, बिकॉज़ गवर्नर के लिए कोई एलिजिबिलिटी है नहीं है. दे आर अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इस वजह से. वो जिस हाई कोर्ट में कर रहे हैं, आई विल सी दिस लेटर. चलिए आगे लिखिए, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सुप्रीम कोर्ट. पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जी सर. नहीं, these we are only discussing about higher judiciary. Only higher judiciary, high courts and supreme court, not about local. उनके अलग हैं, we'll do later. नहीं, there are no subordinate judges. Everyone has similar status. The ones we see is just that कि भाई उनका बेंच बना होता है उन केस के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, ये जजमेंट आया जम्मू कश्मीर वाला, सो यू हर्ड द नेम ऑफ 5 जजेस, बट उनका बेंच था. अदर 32 33 जजेस, दे आर आल्सो होल्डिंग सम डिफरेंट बेंच. नो वन इज सबऑर्डिनेट, एवरीवन हैज इक्वल पोजीशन. ठीक है. सीजेआई इज व्हाट? द सीनियर मोस्ट. ऐसा नहीं है कि भाई सीजेआई विल इज समथिंग आउट ऑफ द अदर जजेस. नहीं, इट इज ही इज द सीनियर मोस्ट जज, दैट्स इट, सिंपल एज दैट. चलिए, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 1 to 9. अच्छा, वन मोर थिंग फॉर यू गाइस, अगर कहीं भी जिंदगी में ऐसा कंफ्यूजन आए ना, जस्ट डू वन थिंग, चेक द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन. यू विल गेट टू नो हु इज सीनियर और नॉट. ओनली क्वालिफिकेशंस. दैट टू बिकम अ सीजेआई, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड? टू बिकम अ नॉर्मल जज, हु इज अ नॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड? इफ द क्वालिफिकेशंस आर सेम, they will be enjoying the same status. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, क्वालिफिकेशन इज सेम. That's why prime minister is considered to be first among the equals. He's not better than them, but he's first among the equals, primus inter pares. So always see the qualification. If qualification criteria is same, the posts are similar. ठीक है जी. चल, right on article number 1 to 9. चलिए, सबसे पहला आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू इट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. Supreme Court is a court of record. What do you mean by court of record? Judgments will be recorded. वो तो लोअर कोर्ट्स के भी होती हैं. हाँ, this is the reason. Judgment तो सब जगह की रिकॉर्ड होती हैं. You will if you have an opportunity, वैसे तो मिले ना कोर्ट जाने की, but if you have opportunity to visit the court, वहाँ पे टाइपराइटर बैठा होता है, सब रिकॉर्ड कर रहा होता है. But the ones which are recorded in high courts and Supreme Court, they can also be used as a evidence to prove your case somewhere else.
For example, someone has breached my privacy. What I will quote कि भाई under 21 someone has violated my privacy. So the judiciary will ask you na कि how you are defending, कि who has breached, and if he has breached, why is it wrong? I'll say under 21 I have it. Now, similar situation में whatever statement any judge has made of High Court or Supreme Court, they also can be used to defend my rights. If I go to any other High Court, they will ask me, why are you claiming this? I'll say High Court of that judge, or sorry, judge of that High Court or judge of the Supreme Court has made this statement. That's why I can claim my right. This is meaning of court of record. Any case, no problem in that. Once at whatever time period also. Even if that judge has made statement in 1968, I can claim it today. That's why they are called as courts of record. Okay, write down. Court of record have higher status. Courts of record have higher status. किसने ओवररूल कर दिया? हाँ, तो ओवररूल होके तो वो वर्डिक्ट रहा ही नहीं, फिर कैसे यूज होगा? फिर तो नया वर्डिक्ट आ जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, दिस एंटायर जजमेंट ऑफ 377 दैट इट शुड बी अबॉलिश्ड और नॉट, इट स्टार्टेड विद व्हाट? नाज फाउंडेशन केस. नाज फाउंडेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट सेड व्हाट? कि भाई इट हैज टू बी डीक्रिमिनलाइज्ड. देन सुप्रीम कोर्ट एंटर्ड इन सुशील कुमार केस. इट सेड कि दिल्ली हाई कोर्ट तो भाई उन्होंने एक्टिविटी ज्यादा करके एक्टिविस्ट होते हुए इट मेड अ डिसीजन इन हरी. Hence, under Sushil Kumar case, it again recriminalized it. Then again, Supreme Court's verdict. That was what? कि भाई again it has to be decriminalized under Navtej Singh Johar case. Now, if you have to make any of the statement of Supreme Court a court of record में चलानी है, that will be Navtej Singh Johar, not the predecessors. वो तो overrule हो गई. You cannot ever say कि भाई now I am going, this person is doing homosexuality, put it in the prison. Why? Because Supreme Court has recriminalized under Sushil Kumar. No, that has been nullified. The moment, the day Supreme Court declared Navtej Singh Johar, Sushil Kumar was nullified. चलिए आगे लिखिए. Its proceedings are recorded. They are awarded the highest status. Its proceedings are recorded. Full stop. Next line. They are treated as evidence. They are treated as evidence. They are treated as evidence. Next. अच्छा, यहां से एक चीज याद रखना, जो आप लोग रटते हो ना उस चीज के लिए, who can punish for their contempt, है ना? तो only the court of records can punish for their contempt. No other court. Lower courts, are they court of record? No. Hence, यहीं से जो हाई कोर्ट्स में सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट याद रखने के लिए होता है कि भाई हाई कोर्ट्स कैन आल्सो पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स. यस, क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. अपने कंटेम्प्ट के लिए सिर्फ हायर जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वही पनिश कर सकते हैं, नो वन एल्स. ठीक है, रिमेंबर दिस. राइट डाउन. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आल्सो हैव द पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैव आल्सो द पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट. पावर टू पनिश अंडरलाइन कर लेना, COR सर्कल कर लो. Right on. Next. Right on. Article number 137 of the Constitution. Article 137. Chali. Now, tell me, what is Article number 137? Review petition. ठीक. चलो. What is Article 137? It is review petition. Now, one thing. Who do you think settled? Sir. Who do you think would have been given the review petition? किसके पास review petition होगी? 137 is definitely review petition. But who would be given the review petition? Only Supreme Court. Does High Courts have review petition? What is the reason behind it? High Courts have review petition? Yes or no? Under which article? As per UPSC PYQ, no. Maybe to review the judgment of the lower courts? Ma'am, that is review jurisdiction. We're talking here about review petition. There are two different things. One is, and that will not be review. That will be appellate jurisdiction.
That is appellate, not review. Only one thing, which is the third point we have written, third or second point. Supreme Court is what? क्या लिखा है थर्ड पॉइंट पढ़ो. Apex institution. कितने नंबर पॉइंट है? Fourth point. It is apex institution. Since the Supreme Court is apex institution, there is no one above it. But it may happen that whatever decisions are being given by judiciary, they are pronounced by whom? Judges. Judges are whom? Human beings. Human beings always make a decision on the basis of their soul. They're rational, and rational can go wrong any point of time. Hence, Supreme Court should also be given a chance to correct its judgment. That's why under 137, review petition has been given. Understood? High courts में तो अगर high courts have done any wrong by method of appellate jurisdiction, you can go to Supreme Court. But अगर Supreme Court ने judgment गलत दे दी, then whom will you go to? No one. That's why, since Supreme Court is an apex institution, the provision of review petition is there with Supreme Court. Right on Article 137. Right on. It means there is no authority over and above the Supreme Court. Everything is logical, है ना? So don't confuse कि high courts have. High courts के अगर कोई problem आएगी by appellate jurisdiction, will appeal to Supreme Court. Which means that there is no authority over and above the Supreme Court. Right on second point. Thus, only Supreme Court shall have. Thus, only Supreme Court shall have the power to review its own judgment. The power to review its own judgment. ठीक है. In the end, we will write something here which is mentioned under Article 145. अभी आप लोगों को you will not be able to appreciate it, but there is one exception to it. यहाँ पे लिख लो Article 145, star mark कर लो. We'll write in the last when we are done with the Supreme Court. 137 की exception is 145, right? चलिए. Write down next Article 141 of the Constitution. Article number 141. चलिए. Now, if UPSC tomorrow makes a statement, है ना, कि भाई Indian judiciary has also been given a law-making power. Indian judiciary also has a legislation power. चलो. नहीं, and then complete justice is 142. अच्छा चलो ठीक है. Supreme Court can make laws. Example is Vishakha guidelines. ठीक है. That was for sexual harassment of women at workplaces. Supreme Court ने legislation करा. But was that example of activist judiciary, or is it mandated to the judiciary in the Constitution itself? Mandated to the judiciary in Constitution itself under Article 141 of the Constitution. So 141 लिखो, bracket में डालो law making power of judiciary. Law making power of judiciary. चलिए, write down the explanation. Law declared by the Supreme Court. Law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts. Law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. यहां पे within the territory of India underline कर लीजिए. ठीक है? Within the territory of India. It means constitution does not prohibit judiciary. It means the Constitution does not prohibit the judiciary from making the law. But there is one exception to it. Let's say law making का power judiciary को मिल गया. Now we know कहां पे मिला? Under Article 141. ठीक है जी. But यहां पे ये है कि भाई judiciary, ideally we have three organizations. We have legislature, executive and judiciary. If I have to ask you कि भाई why in the Indian Constitution judiciary has been awarded with the law making power? एक एक करके. To uphold the fundamental rights.
to uphold the fundamental rights. ठीक है, we can consider, but what is the logic behind it? Which of the, अच्छा चलो, let me reframe it. Raise your hands and then answer. Let me reframe it. Which doctrine of Indian Constitution empowers the Indian judiciary to make laws? Where is fusion of powers will come? What is fusion of powers? एक second. Raise your hands and then answer. What is fusion of powers? Where did we study it? Executive and legislature. Only example of fusion of powers. जी. No. हाँ जी मैम. Sir, maybe to reserve the constitutionalism of the Indian Constitution. That is the intent of it. If that will be there. नहीं मैम. See, that is a byproduct of it. Sir, I just have an explanation. If I can explain it. जी मैम. Not for constitutionalism. Since Indian system is the parliamentary system is also there. So when the parliament would make the laws to review the laws that this authority has been given to. I'm asking कि भाई, how will you justify? Ideally, judiciary should not be there making the laws. Which is the doctrine which helps? नहीं भाई. Which is the doctrine which helps, or by which you can substantiate कि भाई judiciary अगर law बना रही है गलत नहीं है. It can make. Which is that doctrine? The doctrine is because we follow the principle or doctrine of separation of powers. Unlike USA, we don't have a strict separation of powers. If strict separation of powers would have been there, then judiciary अगर law बनाता, it would be wrong. यही हम difference करते हैं ना, that United States of America follow the doctrine of strict separation of powers. We follow, but there is no strict separation. We only follow separation of powers. Hence, judiciary making laws can be justified. नहीं बच्चे, fusion of powers is a doctrine which we use for the definition of Indian Parliament. कि भाई from Parliament, legislature से ही executive चुने जाते हैं. नहीं, यहाँ पे नहीं. Fusion of power यहाँ से होता because if out of Parliament only judiciary was being taken out. जैसे who is executive? Ministers. Ministers are being taken out from whom? From MPs and MLAs. And MPs and MLAs are what? Legislature. The same legislature is performing the dual functions of ministership also, of making the laws also. If today finance minister is Nirmala Sitharaman ji, do you think that कि भाई जब पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा होगा तो निर्मला सीतारमन जी वोट करेंगे? Yes. But let's say वो जो बिल पास हो रहा है, it is financial bill in nature, है ना? तो तब उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी कौन काम करेगा? It will be Nirmala Sitharaman ji. But here it is not the same scenario. If two persons are playing a similar role, right, then it will be fusion of powers. We are justifying it by who? What? By separation of powers. सब आंसर सही हैं. We have to choose what? Most appropriate. ठीक है जी, चलिए आगे लिखिए. कहां तक थे? Law, but however, तो बेसिकली बात यह है कि भाई जुडिशरी जहां तुम्हें वैक्यूम लगता है तुम लॉ बनाओ. You have the power. But once that vacuum is filled by the parliament, then the law of parliament will prevail. Until and unless we did not have harassment, protection of harassment at public places का act नहीं था, law नहीं था, तो विशाखा guidelines will apply. Let's suppose tomorrow parliament passes a legislation on the same, then Vishakha guidelines will go away and parliament's law will prevail. जी मैम. नहीं, only you are saying कर सकता है या नहीं करता है या करता ही करता है. There is a difference. करता है मैम. नहीं मैम, no, not at all. Because Supreme Court here is filling the vacuum. And जो जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जुडिशरी इज चेकिंग, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एप्लीकेबल. बट यहां पे व्हाट वी आर सेइंग, चेक्स एंड बैलेंसेस आएगा ही नहीं. व्हाई? बिकॉज़ जुडिशरी कैन ओनली मेक वेयर देयर इज अ वैक्यूम. Once parliament makes, no matter how good the law of judiciary was, it has to go away. फिर parliament का ही prevail करेगा. Because ideally it has been the work of parliament only. ठीक है? चलो लिखो. However, once parliament makes the law, comma, the law made by the parliament shall prevail. Shall को underline कर लीजिएगा. ठीक है? Because yesterday we did 42nd replaced the word will with shall.
will means what? It still leaves us some scope of discretion. Shall में नहीं है. Mandatorily parliament's law has to prevail. चलिए जी, next is article number 142. हाँ जी सर जी. Actual laws. Actual. Vishaka guidelines are actual laws. नहीं. There are many laws which might not be part of the constitution. Then what? They are normal laws. See. हाँ, they are codified in nature. Codification की बात ये होती है कि भाई let's say in this institution if any women, जैसे for an example परसों की बात है, there is this KECA portal on which our entire things goes on, faculty का सब कुछ वहीं पे जाता है. On KECA portal they have introduced a beautiful thing of raising a ticket. कि भाई if any woman is facing any kind of harassment in the institutions, he can just raise the ticket. और वो ticket वाला concept क्यों है? जा तो वो normally भी सकते हैं. But what will happen if the charges are against the highest authority of the institution itself, and he gets to know who is he or she, है ना? Then what will happen? The things will be in trouble. ये सब चीजें judiciary ने बोली थी. That there should be a box mechanism जिसमें डालो, and it should be एक institution को committee बनानी है, वो committee हर रोज box को देखे कि what are the complaints. And अगर ऐसा नहीं हो रहा, है ना? Let's say कि भाई विशाखा guidelines बोलती हैं harassment of at workplace should be reported. Can you go to police station and claim कि भाई I am being harassed? Yes. Why? Because of Vishaka guidelines only. Hence they are implementable in nature. जितनी power parliament के law की होगी, बिल्कुल same power judiciary के law की होगी. Only one exception. One parliament will make something like Vishaka guidelines. Vishaka guidelines will go away. The law of the parliament will or shall? Shall, ma'am, shall. Will always leave a scope of discretion कि भाई करना है या नहीं करना. Shall means it is mandatory. Once it comes, it will go away. चलिए, Article 142. Article 140 judicial activism. नहीं, never. नहीं, not activism. It is duty of judiciary to do it. Article 142. What is 142? Power to do complete justice. चलिए. चलो, what is power to do complete justice? So like if any matter is pending before the Supreme Court, it will take decision and it will give decision on that matter. ठीक है, फिर complete justice कैसे हुआ ये? जहाँ पे jurisdiction नहीं है, वहां पे भी कर सकता है. देखो, this is an another article which makes Indian judiciary the most powerful one. Under this, Supreme Court can take anything it wants. For an example, we know Article 262. Under Article 262, if two states, है ना, have water dispute, it cannot be brought to Supreme Court. It has to be taken care by Water Disputes Tribunal. But Supreme Court still takes it. It takes the verdict by the virtue of what? Power to do complete justice. उसके लिए वो इस्तेमाल करता है SLP, which will be doing again. ठीक है, लिखो power to do complete justice. In case of any matter pending before the Supreme Court. In case of any matter pending before the Supreme Court. अच्छा, यहां पे ना एक चीज याद रखना, ऐसा अगर यूपीएससी बोल दे कि भाई पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सर्कल मारो, अपने पास ही उसके पास मैटर है कोई तो, ठीक है. इट्स नॉट लाइक अपने किसी भी कोर्ट से उठा लेगा. दैट इज कर सकता है, वो भी कर सकता है. दैट इज नॉट अंडर दिस. बट ओनली मतलब हाँ, ओनली सही है. अंडर आर्टिकल 142 लेकिन लिखा होना चाहिए पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, कॉमा, and can pass any order or decree, DECREE, or decree to do complete justice. What is the difference between order and a decree?
it be subject to contempt order? हाँ जी लॉयर मैम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड अ डिक्री? The order has been given in the civil, in the criminal matters. Decree is an award. Decree is an award or order is an award? हाँ जी विक्रम, चलो this is a homework, you have to find it out and tell me tomorrow. Not important for us, but you should know being a civil services aspirants कि भाई होता क्या है. एग्जाम में नहीं पूछा, जुडिशरी का नहीं, but you should know. तो आप लोग करके आओ. क्या होमवर्क है? रिपब्लिक इंडिया में इंडिया रिपब्लिक है और प्रेसिडेंट को इलेक्टेड हेड ही क्यों मानते हैं, ऐसा ही करके कुछ होमवर्क था. मैंने वहां पे कोई डॉट मिला है नोट्स में होमवर्क करके, मतलब ये तो आप होमवर्क करके आओ ना. दैट इज नॉट माय वो. मैंने सर्च किया. Tell me the question and I'll answer if you are not able to find. अगला लिखिए. It shall be अच्छा, this second provision will ensure that complete justice would be done. जो हम लिख रहे हैं ना अभी, ये करेगा ensure कि भाई complete justice is done. Right on. It shall be the responsibility. It shall be, shall को करो डब्बे में या उसमें डालो सर्कल में. It shall be the responsibility of the other two branches of the government. It shall be the responsibility of the other two branches of the government to get Supreme Court's will implemented. It should be it shall be the responsibility of other two branches of government to get Supreme Court's will implemented. कि भाई 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, बट व्हेन इट डज द अदर टू ब्रांचेस दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर शुड इंश्योर कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का विल है, व्हाट सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स, इट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. ठीक है, दिस मेक्स 142 द पावर टू डू अ कंप्लीट जस्टिस. आगे लिखिए. एग्जाम्पल व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 142 पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस? हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी. हाँ ठीक है, बोल सकते हो. और कौन सा? बैन ऑन क्रैकर्स. बैन ऑन क्रैकर्स इज व्हाट? बैन ऑन क्रैकर्स इज जुडिशियल ओवररीच. जुडिशरी शुड नॉट डू दिस. किसी का फायदा नहीं हो रहा. पता है, देखो, वन मोर थिंग, देयर आर टू थिंग्स. देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू वर्ड्स, एक्टिविज्म एंड ओवररीच. One thing can be activism for someone, overreach for another person. For an example, Jallikattu. Judiciary gave a stance, but when judiciary gave a stance, it was activism on the part of animal right activists, but it was also overreach on the part of people who were practicing it since ages. है ना? So the matters in which you really feel that when judiciary is entering into the arena into which ideally it should not have, and it is producing good results, that is what you call activism. Or that you call the power to do complete justice. Example, alcohol ban alongside the highways. That is what under 142 it has done. Write down. Order to prohibit the sale of alcohol. Order to prohibit the sale of alcohol on highways. हाँ 500 मीटर तक, ठीक है. और दैट ऑल्सो कि भाई स्कूल्स वगैरह के आसपास विद इन द एरिया ऑफ 200 मीटर्स देयर शुड बी नो स्मोकिंग जोन्स. बट इस वजह से तो ओआरएन की सारी शॉप्स वुड बी इलीगल. चलिए, राइट डाउन. नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 144. आर्टिकल 144. अच्छा, आर्टिकल 144 के ऊपर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट इफ इन सिलोस लाइन ऑफ आर्टिकल 144 वुड बी गिवन, तो इसको सही कंसिडर करना. ठीक है, राइट डाउन द लाइन कि भाई ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और इसको यूपीएससी कैसे घुमा के दे देगा? कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फिर कंफ्यूज हो जाओ कि भाई हाँ मैंडेट करता होगा, नहीं, यस इट डज अंडर 144. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ Supreme Court. Judicial authorities, all civil and judicial. चलिए, this was the first thing, powers of Supreme Court. Civil, all other authorities are civil authorities in nature.
अदर देन जुडिशियल और सिविल इन नेचर। बस एक बचेंगी डिफेंस वाली, उसको नहीं। चलिए जी, 4 पावर्स करी हमने, सुप्रीम कोर्ट के 4 आर्टिकल डन हो गए, पावर्स आर डन। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेक अ हेडिंग ज्यूरिसडिक्शन। Jurisdiction of Supreme Court. चलिए, सबसे पहले when we talk about the jurisdiction of Supreme Court, we have to consider article number 131. Acha, one more thing for the newcomers, do not get into this thing कि भाई you need to remember all the articles. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए किस आर्टिकल के अंदर लिखा है, you should not remember for prelims. अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, then you should do it. चलिए, 131 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction बताता है, and सबसे पहली jurisdiction is the first jurisdiction. Jurisdiction of Supreme Court starts from 131. सबसे पहले नंबर पे उसको jurisdiction देता है फेडरल disputes की. The disputes which are federal in nature. Write down. It deals with the disputes of federal nature. It deals with the disputes of federal nature. चलिए, यहां पे एक एक्सेप्शन दी गई है कि भाई जितने फेवर और फेडरल डिस्प्यूट्स, मान लीजिए 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है ना, 3 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, 1 स्टेट का सेंटर के साथ डिस्प्यूट्स है, 2 स्टेट का सेंटर के साथ डिस्प्यूट है ना, तो 1 स्टेट का सेंटर और स्टेट के साथ डिस्प्यूट है, किसी और स्टेट का, एनी कॉम्बिनेशन कैन बी देयर, ऑल आर फेडरल इन नेचर। बट द थिंग हियर इज, वो फेडरल केस can be go to Supreme Court, या you can dare a petition in the Supreme Court only with those cases which are federal but not political in nature. Political नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में. They should always be concerned only with one thing, that is legal rights. ठीक है, rights are 2 or 3 types जो हमने करा है. Do not confuse here with fundamental rights. स्टेट्स के पास फंडामेंटल राइट्स थोड़ी हैं, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, ओनली लीगल राइट्स. क्लियर? सो याद रखो, व्हाट आर लीगल राइट्स? Legal rights are those rights which are given by the parliament by law. By parliament by enacting a legislation. By enacting a legislation, those are legal rights. ठीक है? And since parliament has given us the rights, it can also take it back. Fundamental rights are given by fundamental rights no one gives you. You have fundamental rights by the virtue of being human. Fundamental rights are just recognized by the constitution. Constitution is only recognizing. Even constitution was not there, or written constitution was not there, you still have fundamental rights by the virtue of being human. उसके बिना आपका existence ही नहीं है. No one can take it away. Only such rights can be taken away which have been given to you by someone. Parliament gives you legal rights, it can take away any point of time. फंडामेंटल राइट उसने दी नहीं है, इट कैन नेवर टेक अवे. ठीक है, चलिए. पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स, बताओ जी. वी हैव डन इट. व्हाट इज पॉलिटिकल वर्सेस लीगल? पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स. राइट टू वोट, वंडरफुल. लीगल राइट्स कैन बी ऑफ अ लॉट ऑफ टाइप्स. ठीक है, नाउ देख, जैसे द हाईएस्ट इन द हायरार्की वुड बी, सबसे ब्रॉड क्राइटेरिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सबसे ब्रॉड मतलब वो राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. Constitutional rights can be divided into 2 kinds. One are fundamental rights, which are not given to us by constitution, but constitution recognizes it and hence it mentions it. Fine. There can be other rights which are legal rights. Legal rights भी ऐसी हैं जो constitution में mention रहेंगी. ठीक है. Now, legal rights again has certain types. They can be political in nature, they can be social in nature, है ना? They can be socio-economic in nature. So they are political, right? Now, if I make a statement that
ऑल फंडामेंटल राइट्स, एक एक करके आंसर देना, प्लीज रेज योर हैंड्स, नो वन विल आंसर इन ग्रुप। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आई सेड ग्रुप में आंसर देना, ऐसे हाथ खड़े करके यस हाई रो। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Yes. Anyone who wants to say no? ठीक है. All fundamental rights are constitutional rights. What are constitutional rights? Which are mentioned in the constitution. अगर शब्द भी mention है वो right constitutional right है. Fundamental rights सारी की सारी कहाँ पे हैं? Constitution में. Hence all fundamental rights are constitutional rights. If I say all constitutional rights are fundamental rights, no, because constitution also has legal rights. If I make a statement that some of the legal rights are constitutional rights, some of the legal rights are constitutional rights, yes or no? Yes. But all legal rights are constitutional rights? No. बस as simple as that. इतने ही निकलते हैं इससे, permutation combination, बाकी सब ठीक है. चलिए example, right to property will now be a legal right, but it is constitution also. चलिए आगे, चलिए आगे सेकंड एक्सेप्शन टू इट। पहले तो नेचर के बारे में एक्सेप्शन है कि भाई स्टेट्स कैन गेट देयर डिस्प्यूट्स टू द पार्लियामेंट, बट दे शुड ऑलवेज बी कंसर्न्ड विद द लीगल राइट्स, नॉट विद द पॉलिटिकल क्वेश्चन। सेकंड, जो भी डिस्प्यूट्स यू वांट टू टेक देम इनटू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वो हमेशा इन एनी कॉस्ट प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ओनली गवर्नमेंट्स हैव टू बी पार्टी टू दैट, प्राइवेट पार्टी कैन नॉट बी देयर। ऐसा नहीं है कि भाई कल को अडानी जी जाके पंजाब में प्रोजेक्ट लगाते हैं, अडानी जी हैव अ डिस्प्यूट विद पंजाब गवर्नमेंट एंड देन दे विल बी फाइलिंग द अपील अंडर 131। नो, इट कैन नॉट हैपन। If Punjab government today has a dispute with government of Haryana, or Punjab and Haryana together have a dispute with central government, that can be appealed under 131. So two exceptions: federal nature, सबसे पहले it should not be concerned with political question. Second, private parties cannot be there. Clear? Any doubt? चलिए आगे। इसकी अगली एक्सेप्शन लिखिए, नेक्स्ट एक्सेप्शन टू इट, आर्टिकल नंबर 262। आर्टिकल नंबर 262। चलिए, व्हाट इज 262? सिंपल। अभी ना देखो 262 का आपको लेमन लैंग्वेज में पता है क्या चक्कर है ना, वही जो हम वाटर डिस्प्यूट्स वाली बात कर रहे हैं कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, है ना। इसको बस थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख लो जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, राइट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो यू एवरीवन नोज द स्टोरी, पता है ना 262 की सबको? नहीं है तो बोलो, रेज योर हैंड्स। देखिए, मान लीजिए किसी भी दो स्टेट्स के पास, लेट्स से देयर आर टू स्टेट्स XYZ, है ना, जैसे पंजाब एंड हरियाणा मान लीजिए। So we have a dispute of SYL canal. That is which nature? It is a federal dispute. So they can appeal under 131, but they are not allowed to do that. Why? Because under Article 262 ये बोला गया है कि अगर दो स्टेट्स का आपस में पानी का डिस्प्यूट है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 262 के अंदर एक अलग ट्राइब्यूनल बना दिया है, that is known as water disputes tribunal. तो पानी वाले will not be claimed under 131, only under 262. ये स्टोरी है, ठीक है। तो उसका एक टेक्निकल वर्जन लिख लीजिए जैसे सुप्रीम यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, right? An original jurisdiction of Supreme Court has been excluded. Original jurisdiction of Supreme Court has been excluded. Has been excluded in case of interstate water disputes. ठीक है, तो वही निकलता है इसका मीनिंग। चलिए, also one more category is left, which will not be treated under 131. Anyone, वो हम कल की क्लास में कर चुके हैं, एंड शुभम ने क्वेश्चन पूछा था वो, I remember, if I remember, 131, which we have done in yesterday's class. शुभम ने क्वेश्चन पूछा था, I made a diagram also.
advisory jurisdiction. The ones federal disputes which are related to pre-constitutional treaties, हमने करा था ना कल, president can exercise advisory jurisdiction. So the one federal disputes which have their origin in pre-constitutional treaties will be dealt under 143, not 131. Will be binding. समझे? तो हमने कल क्या करा था? Advisory jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट जी, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में सलाह मांग सकते हैं. एक सलाह ऐसी होगी जो लीगल इन नेचर है, क्योंकि लीगल मामलों में जुडिशरी का एक्सपर्टीज है, प्रेसिडेंट जी तो एग्जीक्यूटिव हैं, बट उनको भी कभी लीगल क्वेश्चन आ सकता है. एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई अगर प्रेसिडेंट जी को कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हुई थी, इसका लीगल नेचर क्या रहेगा, तो वो चीज भी वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं. अभी यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि आर्टिकल 131 डील्स विद फेडरल क्वेश्चंस. नाउ सच फेडरल क्वेश्चंस जिनका डिस्प्यूट है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, उन जैसे मामलों का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट किस आर्टिकल के अंदर? 143 के अंदर, नॉट अंडर 131. एनी डाउट्स? समझे? पक्का? सो प्री जी मैम. मैम देखिए, जैसे मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, पंजाब एंड हरियाणा, दे आर इन डिस्प्यूट टुडे, और इस डिस्प्यूट का जो भी रीजन है वो 1950s के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब ओरिजिन हुआ, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट 131 के अंदर ही कंसिडर करेगा. अगर उस डिस्प्यूट का रीजन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट देयर, मतलब बिफोर 1950 उसका रीजन है, तब उसको फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, बट फिर आप उसको अपील 131 के अंदर नहीं करोगे, 143 के अंदर करोगे. ठीक है? डिस्प्यूट विल बी ऑफ फेडरल नेचर ओनली, बट द रीजन ऑफ द डिस्प्यूट विल लाई इन समथिंग व्हिच हैपेंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए, ये इसका अगला एक्सेप्शन है, लिखो. वन कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट्स. जी मेरे नाल. 131 तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है. हाँ जी. सुप्रीम कोर्ट, बट इन 143 तो सिर्फ अपना इंटरप्रिटेशन देता है. हाँ, ट्रू. इंटरप्रिटेशन इज नॉट रेजोल्यूशन. इंटरप्रिटेशन इज नॉट रेजोल्यूशन. मैं समझा नहीं. मतलब जैसे वाटर डिस्प्यूट्स अगर 19 मतलब इंडिपेंडेंस जी पहले के हैं. हाँ जी. तो वो जस्ट इंटरप्रेट कर देगा कि मतलब it won't order or मतलब it won't give a resolution ki this. हाँ, true. This is the nature. Because why? Because judicial supremacy is what? Constitutional supremacy. It cannot exist when constitution was not there. समझ रहे हो? Constitution से ही तो judicial supremacy आई है. जब Constitution ही नहीं था, how can it enjoy supremacy at that point of time? इसी वजह से उसको 131 में नहीं रखा गया. It's under 143. ठीक है? चलिए समझ लो, ये लिखना मत. दिस विल नॉट बी आस्क्ड बाय यू, बहुत टेक्निकल हो गया ये, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस सो द थिंग्स गो स्मूथ. चलिए लिखिए, वन कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट्स, वन कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट्स आर आल्सो एक्सक्लूडेड which arise out of the treaties. अच्छा, cliche example of this. Who remember the case of Bangladesh, the day we did union and territories? Remember 3 agreements were there. कौन कौन से थे? नेहरू नून agreement was the final one. उससे पहले बागे अवार्ड, and third रेडक्लिफ, बागे अवार्ड एंड नेहरू नून अग्रीमेंट. अभी नेहरू नून अग्रीमेंट में which was the case associated? बेरूबारी. The moment I dictated you or I taught you Berubari case in preamble of the constitution, the first thing you wrote with respect to it was presidential reference case. Remember, सबसे पहली चीज हमने यही लिखी थी. And what was the issue of Berubari? कि भाई the Raja of Cooch Behar and Bangladesh वाला region were playing chess. चेस खेलते खेलते किसी ने उसको टेरिटरी दे दी, किसी ने उसको टेरिटरी दे दी. बट व्हेन डिड इट हैपन? बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन. हेंस बेरूबारी वाज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस. डिस्प्यूट तो स्टेट्स के बीच में ही था, फेडरल था, 131 में आ जाता. बट व्हाई वी रोट बेरूबारी वाज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? 143. बिकॉज इट वाज प्री कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर. ठीक है? खुशी हो रही है थोड़ी रिलेट करके? चल बढ़िया. Now, moment we are end with polity, so एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना तो ये सब जगह पे बैठने लगेगा रिलेशन. चलिए कहां तक थे जी?
हाँ, arise out of the treaties entered before the commencement of the constitution, entered before the commencement of the constitution. It will be dealt under article 143. It will be dealt under article 143, ब्रैकेट में लिख लो advisory jurisdiction, advisory jurisdiction. एंड यहाँ पे लिख भी लो, इट इज बाइंडिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस ऑल्सो. अगर प्रेसिडेंट जी ने मांग ली एडवाइस प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में, इट इज बाइंडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस ऑल्सो. लेकिन अगर प्रेसिडेंट जी ने अंडर आर्टिकल 143 कोई लीगल एडवाइस मांगी है, सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव, बोलेगा नहीं मन है, मैं नहीं दूंगा. ठीक है. एंड प्रेसिडेंट जी का दोनों मामलों में ही अगर मन हुआ तो मानेंगे, नहीं हुआ नहीं मानेंगे. दिस विल डू सेपरेटली, आज ही करेंगे. चलिए आगे लिखिए, रिट जुरिस्डिक्शन. सेकेंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिट जुरिस्डिक्शन. writ jurisdiction. पर्पस क्या है जी रिट जुरिस्डिक्शन का? ओनली वन पर्पस, फंडामेंटल राइट्स. अगर यही बात हाई कोर्ट्स के रिलेटेड होती तो फॉर अदर राइट्स ऑल्सो. ठीक है, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर डूइंग पावर्स ऑफ और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हेंस रिट जुरिस्डिक्शन इज ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ fundamental rights. लिखो, only for the enforcement of FR. Who don't know about it, just understand there are two kind of rights, fundamental rights and other rights. High courts दोनों तरह की rights को enforce कराने के लिए writ issue कर सकता है, but Supreme Court only with respect to fundamental rights. ठीक है. चलिए एक चीज और, this will surprise you a bit. 138 आर्टिकल लिखो, आर्टिकल नंबर 138. If I make a statement कि भाई power of parliament to issue writs on the subjects other than fundamental right can never be extended. Can be extended, ये वही आर्टिकल है 138. ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट को अगर एम्पावर करना है कि भाई आप भी हाई कोर्ट जैसे इन अदर देन फंडामेंटल राइट्स रिट्स इशू कर लो, वो हो सकता है. लेकिन हाई कोर्ट के वो पास पावर ऑटोमेटिकली है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन इशू रिट्स फॉर अदर मैटर्स ऑल्सो. बट सुप्रीम कोर्ट को अगर रिट इशू करनी है, दैट विल बी डन बाय पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ. अंडरस्टूड? जिनको नहीं समझ आया रुको. सी देयर, व्हाट इज रिट? रिट का मतलब होता है कि भाई यू हैव फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर. नाउ एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ. ये ऐसी राइट्स हैं जिनको एनफोर्स कराना भी आपकी फंडामेंटल राइट है. तो इस मामले में आप कहां जाके एनफोर्स करवाओगे? यू कैन गो टू टू प्लेसेस. वन इज सुप्रीम कोर्ट एंड सेकेंड प्लेस यू कैन गो इज हाई कोर्ट. Now what is special? हम तो बाकी मामलों में भी जा सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स में हम डायरेक्टली यहां पे जा सकते हैं. बाकी मामलों में यू नीड टू अप्रोच विद द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. ठीक है जी. नाउ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा जा सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक और पावर है. हाई कोर्ट आपको रिट इशू करके दे सकता है ऑन एनी अदर मैटर देन फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो. मतलब हाई कोर्ट में अगर आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकते हो और किसी और राइट के लिए भी कर सकते हो. सो दिस मींस हियर एफआर इज इक्वल टू यस, अदर राइट्स इज इक्वल टू यस. बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली सिर्फ एफआर के लिए ही जा सकते हो, अदर राइट्स के लिए नहीं. तो दिस मींस सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑन द मैटर ओनली ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट. सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के जैसे अदर राइट्स के ऊपर रिट्स इशू कर सकता है. इट कैन इशू द रिट्स, बट कब? जब पार्लियामेंट लॉ पास करके देगा. दिस इज रिटन अंडर 138. हाई कोर्ट हैज दिस पावर ऑटोमेटिकली, बट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू हैव इट अंडर 138 पार्लियामेंट हैज टू पास अ लॉ फर्स्ट, देन इट कैन डू इट. अंडरस्टूड? चलिए राइट ऑन 138. नो सॉरी 139. 139 139 ही है ये. 139 सॉरी. Parliament can authorize
तो अभी बस एग्जाम के लिए याद रखना, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, बट अगर पूछे इन नो केस इट कैन बी एक्सटेंडेड, वो गलत है, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट, रामलाल जी वही, पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट to issue the writs of similar nature। यहां पे नेचर सिमिलर किसके जैसा है? ऑफ सिमिलर नेचर, आर्टिकल 32। मतलब 5 रिट्स जो मेंशन है ना, वैसी रिट्स आप इशू कर सकते हो ऑफ सिमिलर नेचर फॉर द पर्पज, सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ सिमिलर नेचर फॉर द पर्पज other than enforcement of fundamental rights, other than enforcement of fundamental rights। चलिए जी नेक्स्ट, ये था जी सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिस्डिक्शन? हाँ ये जो हमने तीनों कर लिए वो कौन सा जुरिस्डिक्शन है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नाउ अंडरस्टैंड, ये भी समझ लो, देयर आर 2-3 सॉर्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस। एक होती है ओरिजिनल, दूसरा है आपका एपीलिएट, एंड तीसरा है आपका रिट। ये 3 मेन होती हैं आपकी, ठीक है। इसमें से रिट जुरिस्डिक्शन मैंने बता दिया, द वंस वी डिस्कस्ड अभी। नाउ कम्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब है कि भाई पहली बार में आप जा सकते हो या नहीं, मतलब डायरेक्टली बाय बाईपासिंग इट, बाय बाईपासिंग द एंटायर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कैन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट और नॉट, दैट लाइज अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बट let's talk about writ jurisdiction. If I say कि भाई writ jurisdiction is the original jurisdiction of Supreme Court, writ jurisdiction is the original jurisdiction. What do you mean by original? डायरेक्ट जा सकते हो। तो writ enforce कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो। Yes. So is writ jurisdiction original jurisdiction? Yes. Second question. एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? सिर्फ उसी के पास। नाउ इफ आई मेक अ स्टेटमेंट कि भाई रिट जुरिस्डिक्शन इज एन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो, व्हाई? बिकॉज यू कैन ऑल्सो गो टू हाई कोर्ट्स। अंडरस्टूड? तो ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो एक्सक्लूसिव है या नहीं है दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ फैक्ट। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, देन आ गया एपीलिएट मैकेनिज्म। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन मतलब यू विल गो बाय द वे ऑफ अपील, ठीक है। इसमें 3 डिविजन्स होती हैं। नंबर 1 डिवीजन इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वी हैव इज एपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर्स, एंड थर्ड इज क्रिमिनल मैटर्स। चलिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, राइट नाउ, कल की क्लास में भी हमने करा था, राइट टू इंटरनेट इज व्हाट काइंड ऑफ राइट? फंडामेंटल राइट। किसने बोला है? हाँ जी, देखो मैंने बोला था कि भाई अनुराधा बासीन केस सेड दैट हमें ये लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अनुराधा बासीन केस में। अनुराधा बासीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जी कि भाई राइट टू डू बिजनेस वाया द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, बट उसने ये नहीं बोला कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। जहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज फाइमा शीरीन केस, वो केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, हमने ये करा था। राइट नाउ व्हाट विल हैपन? केरला का बंदा इट कैन क्लेम कि भाई मेरे पास फंडामेंटल राइट है राइट टू इंटरनेट की, ठीक है। इसी को देखते हुए लेट्स से अ पर्सन ऑफ पंजाब वेंट टू हाई कोर्ट कि भाई केरला हाई कोर्ट ने तो बोला है राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, सो आई शुड आल्सो बी अवॉर्डेड विद द सेम, है ना। हाई कोर्ट बोलेगा क्यों करूं मैं ऐसा? ही विल से ऑल द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर व्हाट? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ही विल से दिस। बट लेट्स से एडजुडिकेटिंग ऑन द सेम मैटर, पंजाब हाई कोर्ट नाउ सेज दैट केरला हाई कोर्ट एंड मेरे पास सेम पावर्स हैं। केरला हाई कोर्ट ने बोला राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, आई एम सेइंग राइट टू इंटरनेट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो देन द मैटर विल गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर व्हिच jurisdiction? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एपीलिएट मैकेनिज्म। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
कि भाई क्या अंडर आर्टिकल 21 राइट टू इंटरनेट है, राइट या नहीं है, दिस विल बी दिस फर्स्ट jurisdiction. देन सिविल केसेस में मतलब मैरिज वैरेज, ये डाइवोर्स वगैरह, ऑल दोस कम्स अंडर सिविल. एंड क्रिमिनल में मर्डर, रेप, ऑल दीज केसेस एपिलेट मैकेनिज्म. चलिए सबसे पहले विल डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए ये बताओ मुझे, इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो है ये एपिलिएट, ये सारी की सारी एपिलिएट में. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इनमें कोई वो नहीं है, ये सारी की सारी है ही एपिलिएट है. अपील मतलब अपील से पहुंचोगे, डायरेक्टली नहीं जा सकते. अगर होता है इंटरप्रिटेशन तो फिर हम हाई कोर्ट जाते ही नहीं, वी वुड हैव डायरेक्टली वेंट टू इट. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन सिविल क्रिमिनल ये सब की सब एपिलिएट है. जैसे हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन का ओरिजिनल के साथ सिमिलैरिटीज निकाली ना, वैसे एपिलिएट और ओरिजिनल की कोई नहीं है, ये दे आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, चलिए राइट ऑन 132. Right on, there shall be an appeal in Supreme Court from any judgment or order, from any को करो सर्कल, जजमेंट और ऑर्डर को करो सर्कल अंडरलाइन, from any judgment or order, comma, of any high court in any civil, comma, criminal or other proceedings, full stop. Now understand. You might get confused कि सर यहां पे तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, बट हमने सेंटेंस में तो लिख लिया सिविल एंड क्रिमिनल. सिविल एंड क्रिमिनल तो यहां पे लिखे गए हैं, है ना. बट नाउ अंडरस्टैंड, अंडर द एपिलिएट मैकेनिज्म ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो मैटर सिविल हो, चाहे वो मैटर क्रिमिनल हो, बट उन मामलों में द रिक्वायरमेंट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यहां पे डील होंगे. फिर वो मैटर चाहे जैसा मर्जी हो. फॉर एन एग्जाम्पल, राइट टू इंटरनेट किसी को नहीं मिल रहा, सिविल है क्रिमिनल है? सिविल इन नेचर, बट उसमें चाहिए क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डील होगा इसमें. ठीक है, राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन. बट here high court should give a certificate, that the case involves substantial question of law, कि भाई केस में इंटरप्रिटेशन चाहिए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की, और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को बॉक्स में करके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि सिविल क्रिमिनल इन दोनों में भी डील हो सकता है. बट अगर सिविल क्रिमिनल में ऐसा देखो, दो चीजें हैं. लेट्स से स्वराज और प्रकाश के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है. अभी आई एम वेरी क्लियर विद द लॉ, मुझे पता है कि भाई व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. देन यू विल कम टू मी अंडर दीज टू ज्यूरिसडिक्शंस. अगर तुम दोनों का डिस्प्यूट सिविल हुआ तो तुम सिविल में आ जाओगे, अगर तुम दोनों का क्रिमिनल हुआ तुम क्रिमिनल में आ जाओगे. बट हियर आई नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट व्हेन आई हैव टू डिसाइड कि भाई टू रिजॉल्व दिस केस व्हाट विल बी राइट एंड रॉन्ग, they will come under interpretation of the constitution. If I'm clear ki bhai what is right and wrong, so I will entertain under civil and criminal. But when high court is confused ki bhai what is right and wrong, is this right or wrong, on the basis of which I can give the judgment, there is a substantial question of law itself. Then the question is not between ki bhai Swaraj has done right or Prakash has done right. I am worried about what is the law and what should be the law. That cases are dealt under interpretation of the constitution, right? Chaliye, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डब्बे में डाल के कर लो अंडरलाइन, सॉरी स्टार मार्क. चलिए राइट डाउन नेक्स्ट. इट मींस व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
It means when there is a difference of opinion between the two high courts. Substantial question of law का मतलब है ये. It means when there is a difference of opinion between two high courts over the interpretation of the constitutional provisions. Over the interpretation of constitutional provisions. चलिए, tell me आर्टिकल नंबर 142. लिखो, 4 आर्टिकल लिखो, 4 आर्टिकल. 142. It's not necessarily for between two high courts, right? Can also be like one high court which is asking for a better interpretation. Can be. अगर हाई कोर्ट एक अकेला है, उसको नहीं पता, बट यूजुअली जजेस डोंट डू इट. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर द कंटेंडर्स टू बिकम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. If one individual is going to accept कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं चल रहा, there are very less chances कि भी elevated to सुप्रीम कोर्ट. तो यूजुअली ये कब होता है? जब दो हाई कोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स देते हैं. नहीं, हाई कोर्ट को इसमें सर्टिफिकेट खुद इशू करना है. व्हाट इज सर्टिफिकेट? हाई कोर्ट इज गिविंग यू अ परमिशन कि भाई जाओ, तुम चले जाओ, पूछ लो जाके सुप्रीम कोर्ट से, हमें क्लियर नहीं है. जजमेंट देने के बाद में वो फिर अपील होगा, बट वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पर जाएगा, फिर दूसरे दो लेवल्स पे जाएगा. अगर जजमेंट आ गई तो हाँ, अगर आपको जजमेंट करनी है कि भाई लेट्स से स्वराज एंड प्रकाश के बीच में आई से स्वराज इज राइट एंड आई एम अ हाई कोर्ट, देन प्रकाश विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. वो अपीलेट मैकेनिज्म चला गया. चलिए, नाउ राइट इन 4 आर्टिकल्स 142, 142, 143, 142, 143. एक लाइन लिख लो. सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन. These are 4 options. I'll tell you the question. Supreme Court is apex institution. And 4th is article number 132. Which among the above makes the Supreme Court of India the ultimate interpreter of the Constitution? The last one is 132. 142, 143, Supreme Court being the apex institution, and last is 132. Which of the following makes the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक ही आंसर है इसमें. 1 with 142. पहले वो बताओ. 142 पावर टू कंप्लीट जस्टिस. ठीक है. 143 बताइए जी. सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स इंस्टीट्यूशन. एनीवन विद इट? थर्ड. ठीक है. एंड लास्ट इज 142 और 132. 1 with 132. बाकी जो बता नहीं रहे हैं, दे आर विद ऑल. नहीं, ऑल आंसर है ही नहीं. ए बी सी डी. 142 प्रकाश. 132 is the correct answer. Ultimate interpreter Supreme Court is by 132. एपेक्स इंस्टीट्यूशन से अल्टीमेट इंटरप्रेटर थोड़ी बनेगा. एपेक्स इंस्टीट्यूशन से वो यहाँ पे अपील्स कर रहा है ये वाली. What made you think 142? विक्रम? Just complete justice. Complete justice means it is ensuring that justice is being done, not interpreting the constitution. Ultimate interpreter is under 132. चलिए आगे लिखो. appeal in civil cases. Appeal in civil cases. Article number is 133. Appeal in civil cases. चलो अच्छा, ऊपर ना ये कर लेना, क्या बोलते हैं, 132 में जस्ट डार्क मार्क हाई कोर्ट गिव्स अ सर्टिफिकेट. वो जरूरी है. बिना हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन के यू कैन नॉट अपील अ क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल लॉ. हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन का मतलब हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए, तभी अपील कर सकते हो. विदाउट इट यू कैन नॉट डू इट. ठीक है. 133 में भी लिखो, इन केस हाई कोर्ट गिव्स अ सर्टिफिकेट. यहां पे भी चाहिए ही चाहिए. इट इज मस्ट टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट. 32 ऊपर लिखा तो है तुमने. In case High Court gives a certificate in context of a civil proceeding, in case High Court gives a certificate in context of a civil proceeding, that, अच्छा, what do you think that why High Court would say that कि भाई जाओ तुम civil proceeding में जाके अपील कर लो? Why High Court would tell you or give you a certificate or give you a permission? बताओ. कि भाई अगर कोई ऐसा सिविल केस आ गया है
where the society as a whole is concerned to it, then the prerogative should be given to Supreme Court of India, because that will give a judgment which will be homogeneous for all the high courts. Then high court से कि भाई सिविल में भी जाके तुम सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो, ठीक है. सो वहां पे ऊपर क्या था, देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट हियर आल्सो देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बट ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. हेंस यहां पे कीवर्ड अटैच है जनरल इंपॉर्टेंस, राइट ना. दैट मैटर इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. सारे को डब्बे में डालो, जनरल इंपॉर्टेंस इज इंपॉर्टेंट. जी मैम, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. Matter involves substantial question of law. Matter involves substantial question of law of general importance. Plus, in the opinion of High Court, in the opinion of High Court, matter should be decided by the Supreme Court. ये अगर दो conditions simultaneously fulfill हो रही हैं, उसी condition में High Court can issue you a certificate to appeal your civil matter in the Supreme Court. उसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है. देखो अभी लॉजिकली अरेंज करना. नाउ लेट्स से हाई कोर्ट परमिशन दे ही नहीं रहा, ठीक है, हाई कोर्ट परमिशन दे ही नहीं रहा, बट यू आर फीलिंग कि भाई मुझे तो न्याय मिला ही नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग जस्टिस. बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द हाई कोर्ट सर्टिफिकेट यू आर नॉट एबल टू गो, देन SLP will come into picture. Then if Supreme Court gives you a special leave petition, only then you can do it. That's why Supreme Court has been given SLP. यहां मत लिखना, we'll do SLP later. But I'm just telling you to keep it in your mind. यहां पे इसका रिलेशन है उसके साथ, right? तीसरा आ जाओ, अपील इन क्रिमिनल केसेस. आर्टिकल नंबर 134. अपील इन क्रिमिनल केसेस 134. इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, विद सर्टिफिकेट विदाउट सर्टिफिकेट. दोनों तरीके से जा सकते हैं, ठीक है. क्रिमिनल मैटर्स में विद सर्टिफिकेट विदाउट सर्टिफिकेट, बट इंटरप्रिटेशन एंड सिविल में ओनली विद सर्टिफिकेट. वन वे टू बाईपास दैट इज SLP. चलो चलिए पहले लिखो अपील विद सर्टिफिकेट, मतलब परमिशन के साथ. अपील विद सर्टिफिकेट, किसका सर्टिफिकेट है ये? हाई कोर्ट का. तो ये तो क्लियर है, ठीक है, सिंपल. जब जहां परमिशन दे देगा यू कैन अपील. मेन जो यहां पे यूपीएससी क्वेश्चन फंसाएगा वो है विदाउट सर्टिफिकेट, ठीक है. व्हेन सर्टिफिकेट इज नॉट नीडेड, कब जरूरत पड़ेगी वो लिखो. नंबर 1, जब हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया है. इफ हाई कोर्ट हैज गिवन यू डेथ सेंटेंस, देन इवन विदाउट सर्टिफिकेट यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कि जी मुझे बचा लीजिए. चलो नाउ एक चीज और याद रख लेना, हियर ऑल्सो विदाउट सर्टिफिकेट, इन तीनों में विदाउट सर्टिफिकेट एक ही प्रोविजन आया, डेथ सेंटेंस. उसके बाद एक और एक्सटेंड कर दिया गया था, वो पार्लियामेंट ने करा था. यहां पे याद रखना, पार्लियामेंट किसी भी बंदे को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का जो उसका प्रोसीजर है अदर देन डेथ सेंटेंस एनलार्ज कर सकता है बाय मेकिंग अ लॉ. पार्लियामेंट ने वैसा करा भी. व्हाट? लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस इफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 10 years देन ऑल्सो. तो पार्लियामेंट ने लार्ज कर दिया. ओरिजिनली क्या लिखा था कि भाई विदाउट सर्टिफिकेट आप सिर्फ डेथ सेंटेंस में कर सकते हो, और साथ में दे दी पावर पार्लियामेंट को कि भाई पार्लियामेंट अगर आपको लगता है कि कभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन एनलार्ज करना है कि बंदा किसी और केस में भी विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ले, तो आप वो कर सकते हो. और पार्लियामेंट ने करा. कैसे करा? इम्प्रिजनमेंट भी अगर आपको हुई है, सो नाउ ऑल्सो यू कैन विदाउट सर्टिफिकेट अपील टू सुप्रीम कोर्ट. अगर आपको कोई ऐसी पनिशमेंट हुई है जहां पे सजा 10 साल से ज्यादा है, देन ऑल्सो यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट सर्टिफिकेट. सो राइट डाउन, पहले लाइन लिखो, नोट करके लिखो यहां पे. पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ
Parliament may by law can enlarge the power. Parliament may by law can enlarge the power, comma, which means right to approach Supreme Court, which means right to approach the Supreme Court without a certificate even in other cases. Which means right to approach the Supreme Court without a certificate even in other cases. And write down accordingly, person can approach to Supreme Court, and accordingly person can approach the Supreme Court without a certificate in other cases also. Number 1, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. अच्छा, ये चीज ना ध्यान में रखना, भारत में लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसा नहीं है कि भाई जब तक बंदा मरेगा तब तक जेल में रहेगा. इट इज 27 ईयर्स. ठीक है, याद रखना इसको. चेंज हुआ है क्या सर, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के टर्म में? नहीं इतना ही है. सर इसमें कई जगह पे 20 इयर्स था. नहीं 27 ईयर्स डेफिनेटली. चलिए, हाँ जी बताइए. 27. चलिए, now write down in rest of the cases. कहां तक लिखा था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. दूसरा भी लिखो, where imprisonment is not less than 10 years. Where imprisonment is not less than 10 years. और लास्ट लाइन कंक्लूड कर दो. इन रेस्ट ऑफ द केसेस पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओनली विद द सर्टिफिकेट. चलिए, क्लियर अप टिल हियर? एनी डाउट्स? 142 नहीं सचिन, 132. अंडरस्टूड जी? एनी डाउट्स अप टिल हियर? हाँ, पक्का? चलिए आगे लिखो. SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, आर्टिकल नंबर 136, स्पेशल लीव पिटिशन. चलो, सबसे पहला तो SLP के बारे में है कि भाई व्हाई इज इट स्पेशल. SLP का नाम है स्पेशल लीव पिटिशन. व्हाई इट इज स्पेशल? बाईपास. और वो तो बाकी भी कर सकते हैं, अभी तो पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया. बट व्हाई इज इट सो स्पेशल? इट मेक्स any law and सही है, any law and any court. वंडरफुल. ठीक है, SLP का नेचर ऐसा है कि बाय यूजिंग दिस पावर Supreme Court can bypass any law of any court. Any court here also includes subordinate courts. अभी तक हम जितने भी करके आए हैं, they were from high courts. यहां पे it can even take any judgment from subordinate courts and can dispose it off. This is special about SLP. So write down first, why is it special? Supreme Court can grant permission to make an appeal. Supreme Court can grant permission to make an appeal against any judgment. What do you mean by any here? Any means any? हाँ, नहीं. What do you mean by any? मतलब वो जो रास्ते में है या फिर वो दे चुका है. रास्ते में मतलब इंटरिम और फाइनल. हाँ जी, नहीं नॉट सिविल. राइट ऑन इंटरिम और फाइनल, रास्ते में. Supreme Court can grant permission to make appeal against any judgment. Any here means final or interim. मतलब मान लीजिए लोअर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, उसने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, तब भी अंडर SLP इट कैन बी लिस्टेड.
ठीक है, और फाइनल मतलब दे दिया है वर्डिक्ट, दैट वर्डिक्ट के लिए भी एसएलपी दे सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आपका केस पहले कंक्लूड होने दो लोअर कोर्ट में तभी एसएलपी के अंदर सुनेंगे, नहीं, एनी जजमेंट, फाइनल और इंटरिम, राइट। चलिए आगे। सेकंड रीजन इट इज स्पेशल, सेकंड रीजन इट इज स्पेशल, available in case of judgment, available in case of judgment of any court, of any court, any here मतलब even high court and subordinate दोनों। चलो, third reason it is special. Why it is special? For the third reason. Why is it special? For the third reason. हाँ राहुल, आकाश लिखो, अगेंस्ट एनी ट्राइब्यूनल ऑल्सो, मतलब क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ भी। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर टू एसएलपी, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। अदर देन दैट, टू एनी पर्सन's जजमेंट it can issue SLP. Write down. It is also special because person can approach. It is also special because person can approach against the judgment of any tribunal. Against the judgment of any tribunal. अच्छा, समझ में आया इतना? यहां तक any doubt है तो पूछे, नहीं तो I'll ask a question. Doubts? चलिए, now armed forces tribunal. Now tell me, if UPSC makes a statement, इसको प्रैक्टिकलिटी देके वो क्वेश्चन पूछेगा, यहां से नहीं पूछेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो हियर द अपील्स फ्रॉम NGT, नेशनल ग्रेन ट्राइब्यूनल। अगर ये SLP में आ जाए, इट इज करेक्ट आंसर। Supreme Court under SLP can also hear to the appeals of any departmental related inquiry. Yes. Departmental वाले administrative tribunals बनेंगे ना? Any tribunal, any sort of thing. बस एक exception, defense tribunal को छोड़ के कुछ भी इसमें Supreme Court अपने अंदर consider कर सकता है। Any judgment, final, interim, interlocutory, whatever it is, of any court in India, of any tribunal in India, administrative tribunal, quasi judicial body, whatever it is, with exception only one thing, armed forces. चलिए जी आगे। Clear with SLP? Any doubts? चलिए, write down next jurisdiction, that is your advisory jurisdiction. मतलब इसमें सलाह लेंगे, ये वही है 143 वाला। चलिए, तो ये तो पता है आपको, अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट जी को अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट क्वेश्चन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लीगल ऑल्सो एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो। नाउ लीगल में एक चीज याद रखना, यूपीएससी जहां पे ट्रैप फंसा सकता है या नॉर्मल टेस्ट सीरीज फंसाएंगे कि भाई जो लीगल क्वेश्चन प्रेसिडेंट जी को सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, क्या वो चीज ऐसी है जो ऑलरेडी हो चुकी हो, और दैट क्वेश्चन शुड बी हाइपोथेटिकल इन नेचर ऑल्सो। जैसे प्रकाश क्वेश्चन पूछता है, सर यदि ये हुआ तो ये होगा। कैन प्रेसिडेंट आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज ऐसी हो जाती है तो मैं क्या करूंगा? यस, हाइपोथेटिकल ऑल्सो। एज ही थिंक्स नहीं लिखा हुआ, लाइकली टू अराइज लिखा हुआ, विच आर लाइकली टू अराइज, ऐसी थिंग्स। Right on advisory jurisdiction 143, president can take the advice of Supreme Court in following cases. दो ही केस हैं, president can take the advice of Supreme Court in following cases. This is advisory jurisdiction. First, question of law or fact, question of law or fact that has arisen or is likely to arise, मतलब any hypothetical question also। तो अगर 143 आएगा, दिमाग में क्या रखना है? प्रकाश, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर, ऐसी चीजें याद रह जाती हैं।
चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन इज ऑफ सच नेचर, क्वेश्चन इज ऑफ सच नेचर and such importance, such nature and such importance that for the government, what is government for our purpose? Executive. Polity के लिए जहां मिल जाए शब्द government, it is only referring to executive. यहां पे क्यों शब्द लिखा है government? Because president is head of executive, right? Government always means executive. तो अगर anyone is appointed by government order, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है, कोई कानून नहीं है उसके पीछे. गवर्नमेंट ऑलवेज इन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव. चलिए, क्वेश्चन इज ऑफ सच नेचर एंड सच इंपॉर्टेंस दैट फॉर गवर्नमेंट इट इज एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट मतलब तुरंत प्रभाव से, इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. It is expedient to obtain the opinion of Supreme Court. लास्ट लाइन लिख लीजिए, इसको ट्रिपल स्टार मार्क करके लिखो. It is neither binding on the president, it is neither binding on the president to accept, it is neither binding on the president to accept, nor binding on Supreme Court to give, neither binding on president to accept whatever Supreme Court has suggested, nor binding on the Supreme Court to accept, with an exception of pre-commencement treaties. Pre-commencement treaties. इसका एक ये ड्रॉ कर लो डायग्राम, it will help you in the revision purpose. Article 143, fact/legal question and pre-commencement. commencement मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले. दोनों में प्रेसिडेंट जी सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हैं, राइट? बट सुप्रीम कोर्ट के लिए इट इज मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी. अंडर लीगल एंड फैक्ट सुप्रीम कोर्ट का चॉइस है, यस और नो, ठीक है. बट प्री कमेंसमेंट में मस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव, राइट? यहां पे लिख लो सुप्रीम कोर्ट, यहां पे लिख लो प्रेसिडेंट जी माने ना माने, इट हैज ऑप्शन, नो प्रॉब्लम. मानूंगा नहीं मानूंगा इट्स प्रेसिडेंट्स विश, मानूंगा नहीं मानूंगा प्रेसिडेंट्स विश, ठीक है. चलो, प्री कमेंसमेंट ट्रीटीज मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज. कमेंसमेंट हियर रेफर्स टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए अगला, वन 138. पार्लियामेंट कैन, ये दोनों फैक्चुअल हैं, 138 एंड 140 लिखने जा रहे हैं, फैक्चुअल हैं तो याद रख लेना बस, इसमें कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं निकलता है, बट यू शुड नो कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है. पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction, 138 मैम. पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction on any matter in the union list. Parliament can enlarge the jurisdiction of Supreme Court on any union list. Okay विक्रम, चलिए 140 भी लिख लो. Union list under Schedule 7 there are 3 lists: union, state and concurrent. So only on union list it can be enlarged. 140 बेसिकली ये बोलता है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई मुझे मोर एफिशिएंटली काम करने के लिए कुछ एंसिलरी पावर्स चाहिए, वो भी पार्लियामेंट उसको दे सकता है कानून बना के. दिस इज रिटन, राइट? सो राइट, पार्लियामेंट में बाय लॉ
can give ancillary powers to Supreme Court. Parliament may by law can give ancillary power to Supreme Court to enable it to work more efficiently. To enable it to work more efficiently. Clear? तो ये हो गया अपना powers of Supreme Court and jurisdiction of Supreme Court. Any doubts up till here? हाँ स्वराज, पक्का? शुभम, संदीप, पक्का क्लियर? आकाश, विक्रम, रिनाल, राहुल, चलिए बढ़िया. Now let's move to the next, that is appointment of judges. Appointment of judges. पहले लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अपना एक एक शब्द लिख लो, उतना बहुत है. ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पहली तो दोनों का कॉमन क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दोनों के दोनों. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वालों के लिए 3 क्राइटेरियाज और हैं, तीनों में से एक भी आप फुलफिल कर लो, आपको बना दिया जाएगा जज. ठीक है, पहला क्राइटेरिया है कि भाई आप हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन के जज हो 5 साल के लिए. हाई कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स मतलब एक पंजाब हरियाणा के 2 साल के लिए रह ले, उसके बाद आप बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए. दिस मींस हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, या एक ही हाई कोर्ट में 5 साल के लिए हो. फर्स्ट. दूसरा, आप एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट के. ठीक है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, बस. क्लियर? हाँ. एंड लास्टली, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं कि भाई आप बहुत तगड़े कोई जूरिस्ट हो, तब भी बना दिया जाएगा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. बस 3. ठीक है, क्लियर? जज रहना चाहिए हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन का 5 साल. अगर जज नहीं हो तो अगर आप एडवोकेट हो फिर 10 साल. एंड लास्टली, प्रेसिडेंट को लगे कि भाई आप बहुत तगड़े जूरिस्ट हो, तब भी बना दिया जाएगा. एनी वन ऑफ द कंडीशंस along with being citizen of India. क्लियर जी? चलिए ये दिया है 124 में, लिख लो. 124 में लिखा है, ये 217 में लिखी है, इसके साथ में ही करेंगे. 217 में लिखा है हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन. हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन. चलिए, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. इसमें देयर इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, पहला है कि भाई उन्होंने कोई भी जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए होल्ड करा होना चाहिए. फर्स्ट इज जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years. यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई जुडिशियल ऑफिस है क्या. दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, लिखा है एनी जुडिशियल ऑफिस इफ एनीवन इज होल्डिंग फॉर 10 years ही इज एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, लिखो जुडिशियल ऑफिस का मतलब क्या है. जुडिशियल ऑफिस मीन्स judges in district courts, comma munsifs will do it in lower courts. कि भाई ये क्या होते हैं. ठीक है, अभी के लिए नोट कर लो munsifs. नेक्स्ट, और a judge of a tribunal, ठीक है. अभी हमने यहां पे एक चीज मिस करी है जिसमें यूपीएससी भी ट्रैप फंसाएगा या टेस्ट सीरीज ट्रैप फंसाएंगी, वो कौन सी है? हाँ बस वो याद रखना. हेडेक यार आज बहुत ज्यादा. हाँ, तो याद रखना, हमने आर्टिकल 50 डीपीएसपी में एक चीज करी थी कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. पहले हमारे पास वर्कफोर्स कम होती थी, तो एक जो आज की डेट में आप लोग बनने को एस्पायर कर रहे हो, दैट इज आईएएस. यू विल बी पोस्टेड एज
डिप्टी कमिश्नर, है ना, डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, लेकिन आज भी कई जगहों पे उसे क्या बोला जाता है, डीएम। डीएम साहब की गाड़ी आ गई। डीएम मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट हैज टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस आल्सो। तो अगर कोई बंदा बोले कि भाई आई हैव बीन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मैं तो डीएम रहा हूं 10 साल के लिए, मैं भी एलिजिबल हूं, ही इज नॉट एलिजिबल। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट विल नॉट बी काउंटेड एज ऑफिस ऑफ जुडिशियल ऑफिस एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज। क्लियर है जी? लिखो एक्सेप्शन, और नॉट राइट एक्सेप्शन, राइट डाउन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो पहले हमारे पास मैन पावर कम होती थी, तो हम टॉप नॉच फंक्शंस उनको ही दे देते थे, वी यूज्ड टू गिव। सेकंड लिखिए, लिखो ये वाला कंडीशन सेम है, 10 साल वाला। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन सेम, ठीक है जी। चलिए 10 साल के लिए। आगे लिखिए सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन कि भाई बंदे एलिजिबल कौन है, पर सब एलिजिबल वालों को तो जज नहीं बना सकते, सो वी नीड अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना। तो उसमें लिखो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। एससी जज में एमिनेंस ज्यूरिस्ट वाला है, सॉरी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं, इसमें नहीं, वहीं पे हो। हाँ जी, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 years। जी जी जी। आगे देखो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। हु अपॉइंट्स द जजेस? हाँ संदीप, नींद आ रही है? चलो, हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से आज यू पीपल विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द डिबेट आई एम स्पीकिंग सिंस फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। इंपीचमेंट शब्द जजेस के लिए यूज कभी नहीं होता। वी कैन नॉट यूज द वर्ड इंपीचमेंट फॉर एनी अदर पर्सन इन द इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट देन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूजुअली वो बंदा रिमूव होता है जिसकी कोई अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हो। You can remove a person who has a appointing authority over and above him. Judges have appointing authority. Who is he? President of India. Thus, judges can be removed also. The use of word impeachment would be wrong. ठीक है, ये फेमस करा था किसने? मीडिया ने, जब 2017 में सीजीआई दीपक मिश्रा का रिमूवल वाज अंडर कंसिडरेशन। दे सेड impeachment of CJI. नहीं, it is a wrong terminology. ठीक है, बिकॉज सीजीआई का तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। One who has appointed him also has authority to remove him. But have you ever read कि भाई who is appointing authority of President of India? No one is his appointing authority. Hence, no one can remove him. Today, who can remove me from this institute? The director who has appointed me. Other than that, who can remove the director? No one. He is the director. है ना? तो उनका impeachment होगा, मेरा removal होगा। Similarly, President of India का क्या होगा? Impeachment. And judges का removal. ठीक है, चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है जी। आगे लिखो कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट। कंडीशन क्या क्या चाहिए? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट जी कर देंगे, बट व्हाट अदर कंडीशंस ही हैज टू फुलफिल? पहली कंडीशन इज इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। इट इज मैंडेटरी अच्छा, ये केस ना बहुत कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो हाउ मच क्लैरिटी यू पीपल हैव कि भाई क्यों हमने एनजैक को नलिफाई करा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को क्यों हमने करा था? कैसे कैसे? अभी भी तो पार्लियामेंट इज गिविंग द नॉड। ज्यादा कमी की बात है, ये घर वाली बात थोड़ी। हाँ हाँ, तीन मेंबर्स उन लोगों की तरफ से आ रहे थे और 3 जुडिशियल। प्रॉब्लम क्या थी? सर लॉ मिनिस्टर का होगा उसमें, और लॉ मिनिस्टर का प्रॉब्लम ये जुडिशरी को थी। कैन यू थिंक कि भाई अपने बिहाफ के ऊपर, अपने मेंटल माइंडसेट के ऊपर वो लोग बोल देंगे कि भाई तुम लोग ज्यादा हो, हम नहीं मानेंगे? नहीं बोल सकते। देयर हैज टू बी सम लीगल वैलिडेशन अबाउट इट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड कि भाई जुडिशरी की वेटेज ज्यादा होनी चाहिए। इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वाज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन। Even constitution is mandating कि भाई in the selection of judges there should be more weightage to the views of judiciary. How can you overcome that? इस behalf के ऊपर जुडिशरी ने ये एनजैक जजमेंट को नलीफाई करा था
ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे भाई तुम्हारे बंदे ज्यादा आ गए हम नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। देयर हैज टू बी सम वैलिड थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दैट वी हैव टू सी कि भाई वो वैलिड चीज है क्या, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन मेंस आल्सो, पर ज्यादातर मैं जो पॉइंट्स पे बोलूंगा इस पे स्ट्रेस रखना प्रीलिम्स के लिए, वो सिर्फ स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, उतना ही रटना है, प्रीलिम्स के लिए निकल जाएगा। चलिए, राइट डाउन, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। सेकंड, it is further mandatory, second point है ये, that in case of judges other than CJI, it is further mandatory that in case of judges other than CJI, comma, CJI must be consulted, ठीक है। तो अगर CJI का अपॉइंटमेंट है तो it is mandatory for president to consult whom? Members of judiciary। बट अगर हमने सीजीआई को अपॉइंट ऑलरेडी कर लिया है एंड बाकी जजेस को भी अपॉइंट करने लगे हैं, तो उन मामले में प्रेसिडेंट आल्सो हैड टू कंसीडर व्यूज ऑफ सीजीआई आल्सो। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, आगे लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस व्हिच प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला, बट उसने ये बोला है कि भाई जजेस को कंसल्ट करना है, ठीक है, एंड अगर सीजीआई है तो सीजीआई का कंसल्टेशन नेसेसरी है, बट उसको कितने जजेस को करना है, दिस इज नॉट देयर, ठीक है। तो यहां पे अभी भी डिबेट क्लियर नहीं हुआ कि भाई जुडिशरी ज्यादा वेटेज कैसे देता है, केस बाय केस, जस्ट सी हाउ इट विल इवॉल्व, राइट ना। हाँ, इट वाज इनिशियली दिस ओनली, कॉन्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है। आगे लिखिए, प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द जजेस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये 4 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, उसके बाद जो भी है वो इंटरप्रिटेशन से इवॉल्व होगा, और हम यू विल सी कि हाउ फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू प्रूव कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर वेटेज टू द व्यूज ऑफ जुडिशरी, ठीक है, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आगे लिखिए, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स, दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द थिंग्स, रिटेंशन बढ़ाएगा ये। लिखो, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोट करके लिख लो, ठीक है, मेक अ नोट एंड राइट व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ग्रेटर वेटेज, सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखते हैं। Whether constitution gives greater weightage to the views of judiciary, or to the views of the executive, चलिए, क्या लगता है जी आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या वेटेज देता है? ऊपर वाले 4 पॉइंट से निकलेगा सब कुछ, रीड इट एंड टेल मी। कैसे, कहाँ लिखा मैंडेटरी? अच्छा अच्छा, मैंडेटरी जुडिशरी के लिए तो है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए तो है नहीं, इसी वजह से वो ज्यादा वेटेज देगा, या फिर एक लाइन है थोड़ा जजेस की तरफ। स्वराज gave the correct answer, only word written there is mandatory, ठीक है। इफ आई से यू कि भाई शुभम, आई गिव यू फ्री हैंड टू डू एनीथिंग, यू आर गेटिंग फ्री हैंड, बट whatever you do, it is mandatory for you to consult Swaraj. You are free to do anything, but whatever you do, it is mandatory for you to consult Swaraj on this. So this means what? Without his consultation, you cannot do it. This is how Constitution, by using the word mandatory, is itself giving more weightage to the views of judiciary. And hence, when during the NJAC case, executive made its weightage more, it was nullified by the Supreme Court. One word is mandatory here. Write down. Constitution doesn't give much weightage. Constitution doesn't give much weightage to the views of the executive. To the views of the executive. Full stop. Full stop. System has been tilted from very beginning in the favor of judiciary. System has been tilted from the very beginning in the favor of judiciary.
in the favor of judiciary. आगे लिखिए how question mark. Because constitution does not give free hand to Shubham. Of collegium system जल्दी जल्दी करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे प्री के लग रहे हैं, I'm just dictating you that. ठीक है, तो अभी कंसेप्चुअल चीजें आपको समझ आ गई हैं. व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम, किसको वेटेज ज्यादा देनी है, whose views has to be preferred. So we'll just write down the facts, right? पहला लिखो, हिस्ट्री ऑफ कोलिजियम सिस्टम में संकल चंद केस, SANKL, संकल चंद केस, संकल SANKAL. संकल चंद केस. तो बात क्या थी, विच व्हाट इज मैंडेटरी, कंसल्टेशन. तो अभी कंसल्टेशन है क्या, इसी के बारे में डिबेट चलता रहेगा. ठीक है, तो पहले लिखो, इन दिस इट सेड दैट कंसल्टेशन इज इक्वल टू नॉन बाइंडिंग. कंसल्ट करना है, यहां कर लेंगे, पर बाइंडिंग है या नहीं है, दैट इज नॉट. तो इट इज सेड नॉट बाइंडिंग. सेकेंड लिखो, एसपी गुप्ता केस, एसपी गुप्ता. एंड इसको याद रखना, एसपी गुप्ता केस ना, जो आपकी लक्ष्मीकांत लिखती है फर्स्ट जजेस केस, यही एसपी गुप्ता उसका ऑफिशियल नाम है. फर्स्ट जजेस केस इज नथिंग बट एसपी गुप्ता केस. लक्ष्मीकांत ओनली मेंशन्स द केसेस फ्रॉम फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, फोर्थ जजेस केस, है ना. बट उसके पहले भी देयर वाज संकल चंद केस. एंड संकल चंद केस याद रखिएगा, द कंसल्टेशन हियर वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ जजेस. ट्रांसफर में भी लगता है ना कंसल्टेशन, कि भाई ट्रांसफर करना है तब भी पूछना जजेस से. विल डू इट इन हाई कोर्ट्स, बट उसमें लिख लो ट्रांसफर केस. यू विल गेट लेटर हाई कोर्ट्स में आपको समझ आ जाएगा क्यों लिखा है ट्रांसफर केस. चलिए, फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982. एसपी गुप्ता, अगेन कंसल्टेशन इज इक्वल टू नॉन बाइंडिंग. सेम रिट्रेटेड, कंसल्टेशन इज इक्वल टू नॉन बाइंडिंग. आगे लिखे, सेकंड जजेस केस, ऑफिशियल नाम लिख लो इसका सेकंड जजेस का, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994. इसको सेकंड जजेस केस भी बोला जाता है फेमसली. ठीक है जी, तो इसमें क्या बोला, कंसल्टेशन इज इक्वल टू बाइंडिंग. जब कंसल्टेशन को बोला कि भाई इट इज बाइंडिंग, तो कंसल्टेशन ने एक नया एवेटार ले लिया. दैट एवेटार इज कॉल्ड एज कॉन्करेंस. Hence from second judge's case it was said that consultation nahi, Shubham has to take Swaraj concurrence, that Swaraj has to agree, then only Shubham can do it. Understood? Chaliye, write down, consultation means binding, which is equal to concurrence. Consultation is equal to binding, which is equal to concurrence. plus एक चीज और बोली, primacy to the views of CJI. देखो, जुडिशरी जब भी करती है ना, इट ऑलवेज स्ट्राइक्स अ बैलेंस. ठीक है, कुछ भी करेगा इट विल ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस. अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में से जो जुडिशरी बोलेगा दैट इज व्हाट, कॉन्करेंस, मतलब बाइंडिंग होगा. बट बाइंडिंग करते टाइम पे किसकी जुडिशरी सलाह लेगी, इट सेड दैट प्राइमेसी सीजीआई के व्यूज को देंगे. मतलब इस सिचुएशन में सीजीआई इज बीइंग स्वराज, प्राइमेसी विल बी गिवन टू स्वराज. But while Swaraj tells anything to Shubham, it has also Swaraj has to take concurrence of 2 more judges of Supreme. This is how it strikes the balance. कि कहीं फिर ऐसा ही ना हो जाए सारे के सारे जज स्वराज ही अपॉइंट कर रहा है, ऐसा ना हो जाए. Swaraj needs to take a concurrence of 2 other senior most judges. This is how judiciary strike the balance. Write down, primacy to the views of CJI, primacy to the views of CJI, but CJI will consult 2 senior most judges. CJI to consult 2 senior most judges. चलो, third judge's case. Third judge's case was what case? Presidential reference case. 140 through. इसका नाम नहीं है कोई भी. It is known as third judge's case. Presidential reference case. तो इट इज अ वेरी यूनिक केस
fun to read also, and single exception in the entire history of India. इस केस में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था, तो प्रेसिडेंट जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भाई मुझे बताओ इसका क्या हल है अपॉइंटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम आपको बता तो देंगे, वी विल टेल यू, पर पहले आप हमें एक लिखती रूप में अंडरटेकिंग साइन करके दीजिए कि जो हम बोलेंगे वो आप मानोगे, तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दिस इज द यूनिक केस ऑफ इंडिया, नेवर एवर इट हैपेंड इन द इंडियन हिस्ट्री। दिस वाज द यूनिकनेस कि भाई हम आपको पहले फर्स्ट जजेस संकलचंद में हमने आपको बात बोली, वी सेड यू इन फर्स्ट जजेस, वी सेड यू इन सेकंड जजेस, पूछ के आप अपना काम कर रहे हो। अभी विल टेल यू, बट गिव अस इन राइटिंग अ अंडरटेकिंग दैट यू विल डू व्हाटएवर वी सजेस्ट यू। So write down the uniqueness of this case. Third judges. But see, this was the judgment given by Supreme Court, but it was not implemented in nature. Again, the government was creating trouble. तो अभी प्रेसिडेंट जी आए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई क्लियर तो करवाओ। सुप्रीम कोर्ट बोला क्लियर तब करेंगे if you will accept it. फिर से, because Supreme Court is to saying clearly in second judge's case कि भाई primacy to the views of judiciary. But it was not being accepted. So right on, Supreme Court took the undertaking as a condition. Supreme Court took the undertaking as a condition. Dramatic चलता है ना कई बार इसमें भी, भाई हाँ रूठ के बैठ गया, मेरी बात मानोगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। Supreme Court took the undertaking as a condition from the government that it will give its views. That it will give its views only if government accept it. Only if government accept this. This is the uniqueness of this case. तो वो गवर्नमेंट बोली कि ठीक है जी मान लेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट गेव, लेकिन मानी नहीं। इसके बाद फिर से क्या आया, एनजैक इसके बाद ही आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जुडिशरी नलिफाइड, भाई तुम लिखती रूप ने हमें लिख के दिया था, तुम फिर नहीं मान रहे हो। दैट आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ नलिफाइंग द एनजैक जजमेंट। नहीं नलिफाई, देखो ये तो आपस की बात हो गई, पर्सनल बात है उनकी, पर्सनल बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाते, डिसीजन हैज टू बी फैक्चुअली करेक्ट, है ना। तो वो था कि भाई मैंडेटरी शब्द यूज करा है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, कि भाई तुम मैंडेटरी को ये बोल रहे हो, जो हमने करा था ना डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, व्हेन जुडिशरी डजंट गो विद व्हाट वाज आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे इंटरप्रेट इट बाय इटसेल्फ, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे फिर से उन्होंने क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे नहीं, अगले एनजैक में। चलिए लिखिए, ओपिनियन ऑफ कॉलेजियम, पहली रिकमेंडेशन दी कि भाई ओपिनियन ऑफ कॉलेजियम शैल बी बाइंडिंग। हाँ दिस केस ओनली, थर्ड जजेस केस में ओपिनियन ऑफ कॉलेजियम शैल बी बाइंडिंग। तो फॉर्मल रूप में उन्होंने बोल दिया कि भाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कंसल्टेशन हैज टू बी कॉन्करेंस, कंसल्टेशन हैज टू बी कॉन्करेंस। चलिए लिखो, अगर आ जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्ड जजेस केस एंड यूपीएससी गिव्स यू अ स्टेटमेंट कि भाई दिस केस बैलेंस द पोजीशन ऑफ सीजीआई विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेजियम, करेक्ट और रॉन्ग? यस, राइट ऑन नेक्स्ट वन, द जजमेंट बैलेंस द पोजीशन ऑफ सीजीआई विद कॉलेजियम। तो बेसिकली ना गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम थी कि भाई तुम लोग जुडिशरी वाले अपनी अपॉइंटमेंट खुद कराना चाहते हो, वी डोंट हैव एनी इशू, करवा लो, ठीक है। बट जब तुम लोग अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हो तो तुम्हारी साइड से तो एक बंदा कर रहा है, दिस विल लीड टू व्हाट, कि भाई सब फेवरेटिज्म सीजीआई का हो जाएगा। विल इट बी फिजिबल देन? आंसर इज नो। दस इन्होंने बोला कि भाई कॉन्करेंस इज इक्वल टू बाइंडिंग, बट सीजीआई जब भी डिसीजन लेगा उसको फिर अपनी कॉन्करेंस लेनी पड़ेगी तीन सीनियर मोस्ट जजेस के। दैट्स हाउ इट बैलेंस द पोजीशन, कि भाई सिर्फ सीजीआई के पसंदीदा लोग नहीं आएंगे, ठीक है। राइट, सीजीआई विल कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस CGI will consult 4 senior most judges for appointment that is consent of 4 judges, that is consent of 4 judges is needed
which include CJI for appointment, which includes CJI also. Concurrence जो चाहिए उसमें CJI के हाँ चाहिए. Swaraj needs to have a discussion or words with other people, but other people में से people should agree, but Swaraj का consent चाहिए. CJI का consent is must, but CJI अपना consent जो form करेंगे उनको 3 बंदों के और की हाँ चाहिए. आगे दो का हो जाता तो खत्म कर दिया जाता है. अरे यार देखो अंडरस्टैंड. जज कितने कंसल्ट करने हैं? 4 में से एक और आ जाएगा. कौन है वो? CJI. बंदे कितने हो गए? 5 3 के 5 में से कितने बंदों की हाँ वुड गो फॉर IAS? 3 बंदों की. बट दीज 3 पर्सन शुड ऑल्सो कंटेन स्वराज CJI. ठीक है, 3 बंदों की हाँ में से 4 तो जज नॉर्मल ही हैं, 1 CJI है. बट जब वो 5 बंदे अपना सलाह देंगे उसमें से 3 पर्सन शुड अग्री, क्योंकि आइडियली वही मेजोरिटी है 50% + 1. 3 पर्सन शुड अग्री, बट दैट 3 पर्सन शुड कंटेन CJI इन देम. ऐसा नहीं है कि CJI उधर है. Consent of 3 हाँ, consent of 3 judges is needed including CJI. Correct. Consent of 4 senior most judges. एक सेकंड. हो रही है सर, वो 2 ना करते तो वो गलत माना जाता है. हाँ ठीक है, राइट सही लिखा है आपने. कंसेंट ऑफ 4 जजेस इज रिक्वायर्ड. Consent of 4 judges is required. Consent of 4 judges is needed, which must include CJI for appointment. Which must include CJI for appointment. Correct. Break. ये लिख लो यार, फिर ले 3rd judges के बाद we'll take. ठीक है, right on next. If government sends the recommendation back, if government sends the recommendation back, collegium will reconsider it. तो यहां पे सिमिलैरिटी कौन सी हो गई? आर्टिकल 74 वाली. सेम है ना. 74 में भी ऐसा ही चलता है. कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. इफ रीअप्रूव्स इट देन इट करेक्ट. राइट. सो और कौन सा है? 74 ही है. If government sends the recommendation back, collegium will reconsider it. If collegium sends the name again, it will be binding. And lastly लिख लो, in case of high courts की appointment के लिए, in case of high court judges, collegium of 2 judges will be required. In case of high court, 2 judges collegium will be required. चलिए जाओ, टेक अ ब्रेक, कम बैक इन 5 minutes. हाँ, जैसे वहां पे 4 जजेस चाहिए, CJI + 4, यहाँ पे CJI + 2 चाहिए. We'll start exactly at 7. ठीक है, जो पानी में नहीं पिया जल्दी से. हाँ जी, वो ट्रांसफर के टाइम पे.
हाँ राहुल, सनद मतलब क्या होता है? किसका सनद SANAD मतलब सनद कहाँ लिखा है? लक्ष्मीकांत ने लिखा है। तो सर मैं टेस्ट नंबर के बदले 8 लिख दिया 9 के बदले, तो मेरा कल तो नहीं ना चेक हो जाएगा? मतलब टेस्ट का जो OMR आता है सर उसमें 9 के बदले मैंने टेस्ट कोई नहीं। सनद मतलब राहुल होता है चार्टर, प्रमाण पत्र, इट इज कॉल्ड इन हिंदी। From today onwards, we are going to start 2020. There is गुरु महाराज तो माफी मंगना चाहना है कि साडी सरकार दे बोलिए हम सर बस पढ़ लीजिएगा।
सही है हाँ चल ये दिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ऑफिसर मैं नीचे से लास्ट आ गया नीचे से सेकंड पता नहीं किस दिन क्या हो जाता है संदीप की तरह। हाँ जी संदीप जी जैसे मैंने ये सारे जो है जैसे हम सबको पढ़ना जरूरी है ये सर आप पढ़ना जरूरी है जी सर उसी के अकॉर्डिंग चेक हो ना जो आप आंसर की चेंज करके भेजें। हाँ उसी के अकॉर्डिंग नहीं उसी के मैंने भी चेंज करवाई नहीं है फिर कैसे रिजल्ट जो बोल के आओ नीचे जाके बोल के आओ जाके विक्रम रिवाइज कर रहे हो ये आज इसमें हो पाएगा या मैं अलग से पूछूंगा? कौन मिल हाँ होगा सर मैं जब कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर तुम यही तो सीखो यही तो मकसद है टेस्ट सीरीज का सब दिया हूं बाजीराम ने भी देता था ना 20 क्वेश्चन कम कर दिया ऑटोमेटिकली यही मकसद है वही नुकसान है ना मेरे लिए काम से। I should always focus on consolidation. आज को 40 प्लस है आप आंसर की चेंज कराते हैं तो इसमें 27 लेकिन 12 नंबर भरेंगे 5 क्वेश्चन 4 उसमें से डाउट explain what third judge's case में it said that कि भाई from now onwards consultation is required but consultation will be concurrence. Consultation is equal to concurrence. Whatever president is consulting, whatever judiciary says, they have to follow it anyhow. This is third judge's case in Karax. बस इतना ही हाँ that's it बोल सकते राहुल ये तुम पेपर देख के कर सकते हो ऐसे वी कैन नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन अभी हर साल नहीं ऐसा नहीं है दिस ईयर वाज मोर अबाउट लीविंग 17 का पेपर 17 लगा लो 18 लगा लो 19 लगा लो 16 लगा लो करने वाले पेपर नो कमेंट्स जय ने क्या किसके यूपी के बारे में मुझे पता ही नहीं यूपी के बारे में नहीं भाई मुझे नहीं किसके यूपी में मेंस का नेट आ रहा है पता है आपको अच्छी बात है यार आपको पता है जय ने हाँ बताया अच्छा यार अच्छा मुझे इनकरेज किया तुम भी बस इतना रिवाइज करते रहो अपने वाला निकल जाएगा यूपी तो आसानी है
चलिए यार, लेट्स बिगिन देन. 7-1. हाँ जी मेरे नाल जी. हाँ, इट शुड मस्ट बी. हाँ, अभी थर्ड जजेस मेड इट मस्ट ना, इट शुड मस्ट बी. सो बेसिकली जो करेक्शन थी वो यहाँ पे कर लो कि भाई जैसे 4+1 है तो 4+1 में दैट इज टोटल 5 जजेस. 4 में से 3 हाँ बोलेंगे और 3 में एक सीजीआई की हाँ चाहिए ही चाहिए. सो फाइनल वर्डिक्ट वी नीड इज 4:1 का, दैट इज कॉन्करेंस. चलिए, मेक अ नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक. कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक. जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी इन थर्ड जजेस केस, है ना, पोस्ट दैट गवर्नमेंट केम अप विद एन आइडिया ऑफ एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. सो राइट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट. बस कॉम्पोजिशन लिख लो, वो भी यूपीएससी विल नेवर आस्क बिकॉज इट इज अ डिलीटेड फिनोमिना. टेस्ट सीरीज माइट आस्क यू. सो कॉम्पोजिशन लिखो. सीजीआई विल बी द चेयरपर्सन. सीजीआई इज इक्वल टू चेयरपर्सन. CGI is equal to chairperson plus 2 senior most judges plus 2 senior most judges plus law minister. Law minister. CGI is equal to chairperson, 2 senior most judges, law minister plus 2 eminent persons. Plus 2 eminent persons. And eminent persons कैसे चूज होंगे? A committee will be formed to choose eminent persons. 3-member committee was there. PM, leader of opposition, and CGI. PM, leader of opposition, and CGI. They will be choosing what? Eminent persons, right? Now, from this composition, how many members are there from the side of government? 3. Are you sure? 3. एंड हाँ जी, कितने हो गए फिर काउंट करो. 3 members. And from the side of judiciary, how many members? 3 members. So the ratio here is 3:3. This means equal opinion of judiciary and equal opinion of government. But what's the constitution mandated? More weightage to the views of judiciary. Hence it was declared null and void. ठीक है, चलिए बस इतना ही है इसमें. एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला था कि भाई लिख लो डिक्टम, रेमेडी वाज वर्स देन द डिजीज. रेमेडी वाज वर्स देन द डिजीज. रेमेडी वाज वर्स देन द डिजीज. चलिए, मेक अ नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर जुडिशियल एक्टिविज्म. क्लियर विद एनजैक ना? एनी डाउट्स इन एनजैक? पक्का? चलिए, गुड. एनजैक के बाद बस एनजैक की कंपोजिशन में से पूछेगा तो टेस्ट सीरीज, नो वन अदर, राइट? मेक अ नेक्स्ट हेडिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म. Judicial activism. Now, what is judicial activism? What is or tell me another way, what is activism? To support a cause. Not in this sense. Huh? Proactive is activism. And अगर active है कोई, वो activism नहीं है. Breaking the shackles of अच्छा, right on. Going beyond the constitutional mandate is activism. Going beyond the constitutional mandate is activism. Plus interfering into the role of others. Interfering into the role of others. So what will be judicial activism? When judiciary will be entering into the domain of legislature and executive. That is judicial activism. And intervening into the role of others. Chalo. Is judicial activism
desirable in India? Yes or no? Yes. Who said no? Why? Desirable, we wrote it yesterday. Presidential activism is not there. Now, next. What is the basis of judicial activism? अगर ये क्वेश्चन आ गया, which of the following doctrine given below forms the basis of judicial activism? What is that? What empowers judiciary to go into the area of judicial activism? What is that? What empowers the judiciary to enter into the arena of judicial activism? Huh? Basic structure is an example of that. Basic structure is an example of judicial review. Only because of judicial review, judiciary can do activism. Otherwise, वो enter हो ही नहीं पाता इस arena में. Only one logical explanation that why Indian judiciary can do activism, because it has the power of judicial review. And this judicial review has one special cause in it, or one special example in it. That is doctrine of basic structure, which makes Indian judiciary the most powerful in the world. ठीक है? Judicial review is Granted by the basic structure. no. Basic structure will be preserved by judicial review. उल्टा है. देखो, your faces are blank. खुद question पूछ लो, because if I will start, तो it is a 15-20 minute explanation because I have explained you all. कोई question है तो पूछो, कहाँ नहीं समझ आ रहा, कोई समझ नहीं आया, इतना मुझे पता है. I am asking everybody. Understood concept? हाँ बिंदु, understand? Judicial review is because judicial activism का जो power है वो judicial review से लेते हैं. हाँ. Judicial review अच्छा वो भी ये सिर्फ judicial review जो है उसका यूज करके वो basic structure को maintain करते हैं. What is basic structure? Constituent power. अरे यार, you people ना get confused. देखो, जिस दिन हमने doctrines करे थे under article number, which article number did we do the doctrines? Article number? किस article के अंदर मैंने तुम लोगों को doctrines कराए? 13 के अंदर. Article 13 किसकी power देता है? Review की. तो वो doctrines क्यों करे थे? So that during the review you have to use these doctrines. Doctrine of creative interpretation, liberal interpretation, literal interpretation, ab initio, this and that सब करे ना, उसमें one of the doctrine was basic structure. तो hence basic structure judicial review दे रहे हैं. judicial review को करने का एक तरीका is basic structure. One of the way that judiciary can review the constitution is by the mode of basic structure. They established the doctrine of basic structure by the doctrine of creative interpretation, and now they use doctrine of basic structure to judicial review. This is the logic. नहीं समझ में आया अभी भी? आया? हाँ विक्रम. Definition for the judicial activism. The line is going beyond the constitutional mandate. Going beyond the constitutional mandate. So going beyond the constitutional mandate is a judicial activism first. At the second point, the judicial review, preserving the basic structure of the judicial review. So the first side is the activism goes beyond constitutional mandate, beyond the constitutional mandate. It is true. And second side it is preserving the constitutional basic structure. True. So it is hitting somewhere. It is contradictory. That's why we say that judicial activism is going beyond the constitutional mandate. It's a wrong thing, but it is desirable. यही तो बात करी. Presidential activism is also president going beyond its constitutional mandate, but that is not desirable. See, the mandate of this class is I have to keep on just discussing, not taking the doubts after the class.
So the class mandate is I should not take the doubts in between. But I am doing activism and overstepping the class mandate. Is it desirable? Yes. Right? So this is it. It is going beyond it, but it is desirable in nature. ये है. अगर तुम बोलो कि भाई यहां पे कोई और टीचर आके पढ़ाना चाहता है, the cause is again good, that will be presidential activism. That is not desirable in nature. Two cannot teach simultaneously. Understood? This is judicial activism. It has to go beyond the mandate. But now the thing is, you people are getting confused कि sir judicial review basis कैसे form कर रहा है activism का? Activism is going beyond the mandate. To go beyond the mandate, someone has to start walking first. फिर ही mandate के बाहर जाएगा. वो walk करने की permission कौन दे रहा है? The power of judicial review. For any matters which are not pertaining to the basic structure, there cannot be any judicial review. नहीं, there can be. Why not? चलो, let's invest 5 minutes. करने ही पड़ेंगे. No other option. देखो. जुडिशरी का पर्पस इज कि भाई उसको ये चीज देखना है, वॉट एवर इज बीइंग डन इन द कंट्री इज बीइंग डन राइट और नॉट. ठीक है, इट हैज टू सी. प्लस उसको देखना है कि भाई आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग प्रिजर्व्ड. ये सब कुछ करने की पावर जुडिशरी को कहां से मिलती है? आज ही हमने डिस्कस करा. जब हमने डिस्कस करा कि भाई एक्सप्लिसिटली मेंशन है, यू पीपल सेड नहीं है. बट देन आई सेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है, यू पीपल सेड देता है. किस बात पे बोला था? जुडिशियल रिव्यू. आज डिस्कस करा, नहीं याद? व्हाट यू पीपल, देन व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? ये सब कुछ जुडिशरी कब कर पाएगा? व्हेन इट हैज द पावर ऑफ डू व्हाट? जुडिशियल रिव्यू. तो रिव्यू का मतलब ये है कि जो हम बोल रहे हैं कि भाई जुडिशरी को ये काम करना है, वो काम कैसे करेगा? इफ इट इज रिव्यूइंग इट. You people are doing the things in a right manner or not, it is my duty to do it. How will I do it? By reviewing your answer copies. So that is judicial review. Now this judicial review is a checking exercise that I can keep a check. That check can be kept by many ways. And that many ways are your judicial doctrines. Doctrine of severability, doctrine of ab initio, doctrine of creative interpretation, doctrine of liberal interpretation, literal interpretation, all these are what? Doctrines of judicial review. Now, understand one thing. When judiciary will be checking your copies, or when I was checking your copies, मेरे पास कुछ तो एक है ना criteria mind में कि I have to do it on the basis of it. या let's say कि भाई when parliament makes a law, judiciary has to check it. But whether that law is correct or not, what criteria or parameter judiciary will keep it in mind while checking it? What will be that parameter? अरे भाई नहीं basic structure. Why basic structure? Let's say today parliament makes a law कि you people don't have right to internet. ठीक है, no one has right to internet. Now you people want to challenge it. You will challenge in the judiciary. What will judiciary keep in mind? That it is correct in consideration with what? Constitutional legality. That भाई सुप्रीम कोर्ट इनका राइट, चलो मान लो ये तो इंटरनेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग अवे योर राइट टू लाइफ. You go to judiciary. Judiciary will immediately say that parliament, it is mentioned in the constitution under article 21. You cannot do it. So the parameter here is constitution. So under all the normal doctrines, parliament ने जो भी करा, judiciary will verify it by keeping the constitution in mind. But Indian parliament has one more power. Indian parliament के पास दो powers हैं. One to legislate, जो उसने करा अभी. One another to amend the constitution itself. Parliament normal law बनाएगा, judiciary constitution से देख लेगा कि भाई सही है नहीं. Now parliament is amending this book set only. Then what will be the parameter available with the judiciary? Their doctrine of basic structure will come into play. कि भाई you amend this copy, we don't have any issues with that also. But the amending of this copy should not erode the basic structure of this copy which Constituent Assembly people had in their mind. This is doctrine of basic structure. So अभी समझ में आया जुडिशियल रिव्यू में बेसिक स्ट्रक्चर कहां पे लाई करता है.
इट इज अगेन वन ऑफ द वेज ऑफ रिव्यूइंग, बट उसमें किसको रिव्यू करना है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। समझ रहे हो कि भाई अगर कुछ और लेके आए तो संविधान से देख लेंगे सही है या नहीं, बट भाई पार्लियामेंट के पास पावर तो रूल बुक को अमेंड करने की भी है। वो रूल बुक की अमेंडमेंट सही है या नहीं कैसे होगी? उस रूल बुक का एसेंस निकाल लेंगे। दैट एसेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर। रूल बुक को रिव्यू करने का पावर है। हाँ वही हाँ, कि भाई यू अमेंड द रूल बुक। क्यों? क्योंकि रूल बुक की अमेंडेबिलिटी का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। रूल बुक को चेंज होना है टाइम्स एंड एक्सिजेंसीज के हिसाब से, पर पार्लियामेंट तुम कहीं रूल बुक की ऐसा चेंज ना कर दो कि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से ही रोडवे कर दे, कि तुम सेक्युलरिज्म को ही कल को गो वे विद कर दो। जैसे मान लो आज गवर्नमेंट लेके आए कि भाई नो अदर कम्युनिटी अदर देन 6 वुड बी अलाउड टू स्टे इन दिस कंट्री, एंड वो लेके कैसे आए? बाय रिमूविंग आर्टिकल नंबर 25, है ना? तो जुडिशरी बोलेगी कि भाई आर्टिकल नंबर 25 तो अब से यही बोलता है कि भाई नो देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 25 ये बोलता है ना? तो पार्लियामेंट ने जो लॉ लेके आई वो तो सही है, बट विल इट बी? अगर जुडिशरी को कोई बोलेगा कल को, मान लो आज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं है, एंड पार्लियामेंट ने आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट लाके बोल दिया कि देयर इज नो सेक्युलरिज्म इन द कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जुडिशरी विल नलिफाई इट? नो बेसिस। बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तुम कैसे नलिफाई करोगे? पार्लियामेंट ने जो भी एक्शन लेके आई डिस्क्रिमिनेटरी, वो तो अभी पार्लियामेंट ने अमेंड ही कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवन इफ नाउ जुडिशरी इज गोइंग टू चेक, इट हैज नो चेक। टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उसने एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट निकाला by doctrine of creative interpretation, that was doctrine of basic structure, on the basis of which parliament will now not be able to amend the basic essence of the constitution. अब change करो, but basic essence, secularism, equality, liberty, this fraternity, these cannot be removed, right? This is it. अब समझ में आया? Right? अभी activism is what? When judiciary is overstepping it, and that overstepping is positive in nature. हर एक overstepping बुरी थोड़ी होती है। जुडिशरी का ओवरस्टेप करना इज डिजायरेबल फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज अवर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो जुडिशरी का ओवरस्टेप करना इज मैंडेटरी, डिजायरेबल है वो, अंडरस्टूड। बट जुडिशरी ओवरस्टेप कब करेगा? जब वो जुडिशियल रिव्यू करना शुरू करेगा। रिव्यू करते टाइम ही तो अपनी जुरिस्डिक्शन करेगा ना ब्रीच वो, अंडरस्टूड। सो द लॉजिक ऑफ एक्टिविज्म इज जुडिशियल रिव्यू। Or what forms the basis of judicial activism in India? Because judiciary have power to judicial review. आज अगर मैं बोलूं Indian judiciary does not have a power of judicial review, can it do activism? कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। So write down a question. What is the basis of judicial activism? Answer लिखो judicial review. यहां तक समझ आया? पक्का? Because एक और ट्विस्ट आने वाला है, अगर समझ में आ गया तो we'll do it, otherwise I'll not touch that. पक्का? चलो। We have written what is the basis of judicial activism. You said what is it? Judicial review. Is judicial review activism? Question mark. ये लिखो। Basis of activism is judicial review. But is review activism? No, it is not. It is the duty of judiciary under Article 13 of the Constitution. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना थोड़ा। समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस? चलिए। हाँ 13 भाई, जुडिशियल रिव्यू का पावर कहां से आ रहा है? 13। बिकॉज अगर हमारी जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, देन इट विल बी व्हाट? पैसिव जुडिशरी। फिर वो पहले वाली बात बन जाएगी, द वंस व्हिच वाज देयर व्हेन वी हैव अ मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल 1967। फिर हमारी जुडिशरी उस फेज में चली जाएगी। तो एक्टिविज्म का बेसिस फॉर्म जरूर करता है रिव्यू, बट रिव्यू इज नॉट एक्टिविज्म, इट इज तो ड्यूटी अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, चलो आगे। चलिए राइट डाउन। Does a constitution itself creates activist judiciary? Does a constitution itself creates activist judiciary? Question mark. ये क्वेश्चन कैसे आएगा? Which of the following articles mentioned below empower the Indian judiciary to become activist judiciary?
फिर जब टिक लगाने होंगे यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सबसे पहला लिखो आर्टिकल नंबर 136 no sorry only 36 not 136 only 36 what is only 36 पर डीपीएसपी के डेफिनेशन में तो ये लिखा है कि भाई आर्टिकल 36 में वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है। हाँ हाँ, हमने पहली चीज करी थी, जुडिशरी इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 बट जुडिशरी इज स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ डीपीएसपी, राइट। लिखो आर्टिकल 36, जुडिशरी इज अ स्टेट, judiciary is a state and if it is a state it has to make laws, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जुडिशरी को जितने भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन में मदद करनी है, इट हैज टू मेक लॉज। आर्टिकल 36 स्टार मार्क करो, इसमें कंफ्यूज हो गए कि हाउ आर्टिकल 36 मेक्स जुडिशियल एक्टिविज्म और एक्टिविस्ट जुडिशरी। फर्स्ट इज आर्टिकल 36। सेकंड लिखो आर्टिकल 141। व्हाट वाज 141? रहने दो, बस लिख लो। आगे लिखो 142, घर जाके याद कर लेना क्या क्या है। आर्टिकल 142। आगे लिखो आर्टिकल नंबर 144 एंड लास्टली राइट 129। व्हाट वाज 129? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आगे चलिए। अच्छा, फेमस केसेस लिख लो कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म ने कैसे बेनिफिट करा है हमारे देश को, यू शुड नो अबाउट इट, है ना। पहला क्या है? हाँ, प्रेजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल केशवनंद भारती केस। प्रेजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, केएनबी केस। आगे लिखो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम केस। 2G स्पेक्ट्रम केस हमने आज से पहले कहां पे पढ़ा है? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जेपीसी वाज द केस। और कौन कौन सी थी? वी हैड 5। फर्स्ट वाज बिफोर, सेकंड वाज हर्षद मेहता, थर्ड वाज केतन पारेख, देन हाँ वंडरफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पेस्टिसाइड स्कैंडल, एंड फिफ्थ वाज यही 2G स्पेक्ट्रम केस। चलिए, दो और थी जिन पे चर्चा थी पर बना नहीं, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर एंड लैंड एक्विजिशन ऑफ 2015। चर्चा थी पर बना नहीं। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर डालेगी क्वेश्चन इन दो पे कंफ्यूज करेगी, तीसरे पे नहीं कर सकता। चलिए आगे लिखो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन कैसे? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ PIL। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन, PIL लाके करा जुडिशरी ने। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे? लिली थॉमस केस। विच सेक्शन वाज? 8 क्लॉज 4, 8 क्लॉज 4। हाँ जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लिली थॉमस केस। आगे प्रोटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, विच केस? MC मेहता 2017। आगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ एनिमल्स, विच केस? जलीकट्टू। चलिए जी, बहुत है इतना। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स, जलीकट्टू केस। चलो हाँ, क्लियर नहीं है यार उसमें ना, नॉट इट वाज नॉट सेड क्लियरली। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज MC मेहता केस, जिसमें प्रिसाइजली बोला उसने। हाँ, विच वन? सुभाष कुमार वाला। हाँ, क्लीन एनवायरनमेंट में वाटर पोल्यूशन तो एक डायमेंशन हो गया ना, वी हैव अ लॉट ऑफ डायमेंशन, तो उसमें उसने क्लियरली बोल दिया राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। चलिए जी, आगे मेक अ हेडिंग, वी आर डन विद सुप्रीम कोर्ट। एनी डाउट्स यू पीपल हैव? हाँ, इसमें एक होमवर्क लिख लो जो खुद जाके घर पे करना है। लक्ष्मीकांत में लास्ट पे दिया हुआ टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, बस उसमें पता कर लेना है क्या, समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। बस कीप इट इन योर सबकॉन्शियस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट अभी से। सीनियर एडवोकेट क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, उसमें थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ कौन सी चीजें याद रखनी है। कौन सा एडवोकेट हैं जिनको हमेशा अपना एक सबॉर्डिनेट साथ में चाहिए ही चाहिए अपील करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी 2-3, उसमें वो याद कर लिएगा जाके। रेस्ट ऑल वी आर डन विद सुप्रीम कोर्ट। मेक अ हेडिंग हाई कोर्ट। प्रीलिम के लिए इतना ही चाहिए और कुछ मत पढ़ना।
जी मैम, हाँ जी। What are the cases in which any person feels that he should directly apply to the Supreme Court without prior applying to the High Court? In original jurisdiction, only writ jurisdiction, no other. जी। कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे कोई इंसान सोचेगा कि before going to the Supreme Court I should directly apply to the High Court, I should directly apply to the Supreme Court? No one, no other case. Legally, it cannot do it until and unless it is the SLP is not being issued to him by Supreme Court. It cannot go. वो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है किसको एसएलपी देता है, अदरवाइज उसकी मर्जी अगर डायरेक्टली जाना है ओनली विद रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओनली ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जी जी हाँ, वी कैन डायरेक्टली गो मैम जी, आप सीधा जाके अपील कर सकते हैं। चलिए हाई कोर्ट्स में लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस कैसे इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, ये कंटेम्परेरी अफेयर है पिछले साल का, सो विल डू इन करंट अफेयर्स, ठीक है? तो वैसे खुद जाके मत दिमाग लगाना कि ये एस्पेक्ट मिस हो गया, आई नो व्हाट वी आर मिसिंग, वो करंट के एस्पेक्ट है, विल डू इट देयर। कैसे होता है, कौन सा लॉ चाहिए, प्रेजेंट नंबर कितना है, क्लियर? अभी लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द नंबर ऑफ जजेस, द नंबर ऑफ जजेस कितने हाई कोर्ट के, इज नॉट फिक्स्ड, is not fixed, determined by और पार्लियामेंट बाय लॉ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। इसको स्टार मार्क करके लिखो, यू पीपल माइट गेट कंफ्यूज कि भाई पार्लियामेंट करता है, नहीं, प्रेसिडेंट। हाँ जी, नंबर इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। लिखो प्रोसेस, प्रोसेस, हु अपॉइंट्स देम, अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम, president appoints them, but while appointment president needs to consult whom? हाँ जी, CJI। अच्छा, और लिखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई उसको सुप्रीम कोर्ट जज को कंसल्ट करना है, ठीक है, कंसर्न्ड हाई कोर्ट को कंसल्ट करना है एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट को कंसल्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है। फिर हम लिखेंगे इन प्रैक्टिस क्या चलता है, ठीक है? अगर आ जाए इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज रिटन, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई नहीं लिखा सीजीआई, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जजेस, कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ये भी नहीं लिखा हाई कोर्ट में किसको, ओनली कंसर्न्ड हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, 3 पीपल आर टू बी कंसल्टेड। देन राइट इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस क्या चलता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। एंड इसके लिए कितना कॉलेजियम चाहिए? नो वन विल आंसर, नो वन विल आंसर। हर्षित, what is the collegium we require? You asked me. हाँ, 2+1, wonderful, 2+1 का collegium चाहिए। CJI plus 2 senior most judges of Supreme Court. This is the collegium which we require. चलिए, anyone raise your hands and tell me the qualifications of High Court judge. Raise your hands and tell me. संदीप बताओगे? चलिए बताइए। Wait, I'll ask. हाँ विक्रम, we have done it, करा तो? That is a retirement weight. हाँ जी मैम बताइए। Citizen of India, practitioner as an advocate for 10 years. रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 5 साल है ही नहीं हाई कोर्ट में, है क्या? फिर हाई कोर्ट में 5 साल है ही नहीं है, दोनों में 10 साल है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन 10 साल, वो तो सुप्रीम कोर्ट वाला ही आ गया। और दूसरा जिसपे इतना माथापच्ची करी हमने, जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years, बट इट विल एक्सक्लूड whom? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बस 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 बस। चलिए आगे लिखे टाइप्स ऑफ जजेस, मेक अ हेडिंग टाइप्स ऑफ जजेस, टाइप्स ऑफ जजेस। चलिए। हाँ जी मैम,
आपको क्या लगता है किसके होंगे? हमने क्या लिखा? CJI plus senior most judges, where CJI is there, that is Chief Justice of India. Yes, definitely, logical. चलिए देखो टाइप्स ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहले हैं जी अपने CJI, ठीक है? तो क्या लिखा है जी? हु विल बी CJI? सीनियर मोस्ट जज, जो भी सबसे सीनियर होगा ही विल बी मेड CJI. अगर यूपीएससी पूछे हैज दिस प्रैक्टिस बीन एवर वायलेटेड? यस, 2 times ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. हु वर द वन? MU बेग एंड दूसरा हाँ AN रे एंड MU बेग वर द 2 जिनको सीनियरिटी मिस करके बना दिया गया था बाय इंदिरा गांधी. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? टुडेज क्वेश्चन. दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? कमिटेड जुडिशरी. ठीक है, चलिए आगे लिखो. Who appoints? नहीं, एक मिनट बात सुनो. One more thing. CJI has to be the senior most judge. हमने ये करा. If UPSC said that Constitution mandates कि भाई CJI has to be senior most judge. Yes. क्या Constitution में लिखा है ये? नहीं. It is a convention. Not written. Constitution सिर्फ इतना बोलता है कि भाई CJI has to be appointed by the president. It is nowhere written that the senior most judge has to be the CJI. है ना? Another logic to understand that all the judges carry similar status in Supreme Court. No one is higher. Usually it is a convention कि senior most gets. चलिए. Who appoints CJI? President. ठीक है जी मैम. अब हम committed judiciary जब भी हम consider करते हैं ना कि भाई what is committed judiciary? It is not a positive connotation. It is always negative connotation. Committed judiciary is a judiciary which is committed towards the government of the day, which should not happen. Because ideally the duty of the judiciary is to keep check on the other 2 branches. हाँ देखो मैम, किसी की मान लीजिए कि भाई usually the convention is senior most will be there, but now one prime minister is overruling the seniority and making any one person in the Supreme Court the CJI. What would be the intention? That if this person comes, he will serve the government of the day. This will create committed judiciary. है ना? हाँ देखो, president cannot do anything, ma'am. You will listen to the previous lecture. So we did that under Article 74. There is nothing which president can do. It is mandatory or it shall be necessary for him to act on the aid and advice. तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर जी ही रिकमेंड करेंगे उन्हें. चलिए, एंड दिस वी आर नॉट सेइंग कि डोंट इंटरप्रेट इट लाइक इंदिरा गांधी जी अपॉइंटेड. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरियलशिप ऑफ इंदिरा गांधी. हाँ, मतलब जस्ट ऑल्सो कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग हर प्राइम मिनिस्टरशिप दिस हैपेंड. एंड ये हुआ क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंड करा होगा. चलिए आगे, एक्टिंग सीजीआई. नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इज एक्टिंग सीजीआई. क्या शुभम खुश क्यों हो रहे हो आज? आर यू हैप्पी? क्या सर ये मिली है क्या? फिर से गिर गई. क्या टॉफी मिली थी नीचे पड़ी हुई. अच्छा, यू आर गेटिंग हैप्पी विद टॉफी. जैसे हम सोचे किसे पास करें. अच्छा, ठीक. चलिए आगे लिखिए एक्टिंग सीजीआई. तो एक्टिंग सीजीआई कब आएंगे जी? अपने यहां पे सब कुछ एक्टिंग ही होगा. अगर जैसे हमने प्रेसिडेंट में करा था, कैन वीपी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो, ही विल ऑलवेज रिमेन व्हाट? एक्टिंग प्रेसिडेंट. सिमिलरली इफ सीजीआई डेथ, रेजिग्नेशन और वैकेंसी, क्या होगा? एक्टिंग सीजीआई विल कम. ठीक है, राइट डाउन. इन केस ऑफ वैकेंसी, एक्टिंग सीजीआई. इन केस ऑफ वैकेंसी, कॉमा एब्सेंस और इनएबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज. इसमें किसका पॉइंट कवर हो जाएगा? संदीप का. व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ संदीप? अनसाउंड माइंड वाला. और इनएबिलिटी वही है ये. ठीक है, चलिए. इनएबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज, देन एक्टिंग सीजीआई विल कम. अच्छा, आपने एक डिस्क्वालिफिकेशन देखी है इन बॉडीज को देख के. देयर इज ऑलवेज रिटन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज का मतलब क्या है? कोर्ट के द्वारा क्लेरिफाइड नहीं किया गया है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो वो तो इंसॉल्वेंट बोल देते.
हाँ, if he देखो बेसिकली होता है insolvent मतलब I might be insolvent 5 years ago but I'm not now. इसका वेरिफिकेशन कहां पे आएगा? So if I was insolvent and now I have cleared all my dues and debts, the bank has discharged me of my insolvency, then I'll be a discharged insolvent. And what is an undischarged insolvent? मतलब he is an insolvent but bank has yet not discharged him. अभी भी वो insolvent है. So if undischarged insolvent is there, that is a criteria of disqualification. अगर कोई बंदा discharged insolvent है तब नहीं होगा, मतलब he is good person. ठीक है, discharged वाला. चलो आगे लिखो, who appoints acting CGI? कौन अपॉइंट करेगा जी? बस सिंपल, प्रेसिडेंट. कहां से अपॉइंट करेंगे? फ्रॉम अमंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ऐसा नहीं है कहीं से भी किसी को भी पकड़ के, फ्रॉम अमंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस. क्या यहां पे ऐसा है कि भाई सीनियर मोस्ट विल बिकम एक्टिंग सीजीआई? नहीं, एनी जज, एनी जज. नो क्राइटेरिया कि भाई प्रेसिडेंट जी को एक्टिंग सीजीआई बनाना है तो वो सीनियर मोस्ट जज ही होगा, किसी को भी कैन मेक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो, एडहॉक जजेस. एडहॉक जजेस, एडहॉक. एडहॉक जजेस कब लेते हैं जी हम? बस बस, कीवर्ड हियर इज quorum. In absence of quorum, what is a quorum? Minimum number of people who are required to do anything, वो उसका quorum होता है ना. For an example, जैसे ना सुप्रीम कोर्ट कई तरह के केसेस को डील करता है. One such kind of cases are called as constitutional cases. उनके लिए ये मैंडेटरी है कि भाई अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस आपको डिस्कस करना है, 5 जज का बेंच करेगा. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट J&K 370, हाउ मेनी जजेस? 5 जजेस. इट इज मैंडेटरी. तो उसमें लेट्स से कि भाई 33 जजेस हैं, है ना, 2 बंदे ये केस डिस्कस कर रहे हैं, 5 इधर लगा दिए, 9 बंदे इधर लगा दिए. जैसे केशव नंद भारती केस, कितने थे? 13 जजेस, है ना. एंड इसका ये क्रिटिसिज्म भी है, इट वाज जस्ट पास्ड बाय द यस वोट ऑफ 1 जज. 7 वर इन फेवर, 6 वर अगेंस्ट. अगर एक वो बंदा उधर चला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे सबको अपना अपना बेंच मिला होता है, राइट. बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज 5 जजेस. लेट्स से कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है तो 4 जजेस ही हैं, एक जज नहीं मिल रहा, उस मामले में विल टेक एड हॉक जज टू फुलफिल द क्वोरम. अंडरस्टूड? क्या? नहीं, देन एक्स्ट्रा हो जाएगा. दिस इज द लॉजिक ऑफ एड हॉक जजेस. एड हॉक जजेस का हाँ, वी आर डिस्कसिंग इट, वो हम लिखेंगे. देखिए, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्वोरम, in case of absence of quorum, लिखो who appoints? प्रेसिडेंट. ये उनका इंटरनल मैटर है. अब सीजीआई विल अपॉइंट, क्योंकि quorum इज, देखो प्रेसिडेंट का जिम्मेवारी बनता है बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट की सुप्रीम कोर्ट को मैंने पूरा करना है. अब जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा हो गया, नाउ सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनैलिटी की बात है. सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनैलिटी किसका जिम्मा होगा? सीजीआई का. हेंस एड हॉक जज विल बी अपॉइंटेड बाय सीजीआई, क्योंकि इट इज कंसर्न्ड विद फंक्शनैलिटी. ऊपर वाला क्या था? वो जज ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा करना था, वो प्रेसिडेंट जी का जिम्मा है. चलो, अपॉइंटेड बाय सीजीआई. लेकिन ये आएंगे कहां से? फ्रॉम एनी हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से एक जज मांग लेंगे. लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जज क्वालिफिकेशंस पूरी करते हो सुप्रीम कोर्ट वाले, क्योंकि कितने ही ऐसे हाई कोर्ट्स में जजेस होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन पूरी है पर उनको भी मौका नहीं मिल रहा है एससी का बैठने का, तो उनको टेम्परेरी बेसिस पे बुला लिया जाएगा. बट इसमें 2 चीजें उसको परमिशन लेनी है सीजीआई को. ठीक है, किसकी? देखो मैं सिंपल फिर से बताता हूं. एड हॉक जज मतलब जब क्वारम नहीं पूरा होगा, अपॉइंट कौन करेगा? सीजीआई करेगा. व्हेन ही इज गोइंग टू अपॉइंट, ही हैज टू टेक परमिशन ऑफ 2 पीपल. 1 कंसेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, सेकंड जिस कोर्ट से वो बंदा आ रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परमिशन, क्योंकि वहां पे नंबर पूरा करना तो सीजेएचसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. तो उससे भी पूछेगा कि भाई तेरे पास काम कम है ना कि तू मेरे पास बैठ सकता है. इफ ही से यस नॉट, देन ओनली वो आएगा. क्लियर? सो राइट डाउन, विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सीजेएचसी. नहीं, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ मैंडेट. ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैज अ मैंडेट.
आगे लिखिए एडहॉक जज, एडहॉक हो गया ना, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस। तो रिटायर्ड जज ने ये भी कौन अपॉइंट करेंगे? सीजेआई। वंडरफुल, राइट ऑन, सीजेआई। हाँ जी मैम। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, ओनली वर्किंग शुड बी देयर। जो हाई कोर्ट्स में काम कर रहे हैं उनमें से किसी बुला लेंगे, मतलब वर्किंग होना चाहिए। रिटायर्ड जज की सेपरेट कैटेगरी है, वो भी बुलाएंगे व्हेन एडहॉक विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, चलो रिटायर्ड लिखिए। अपॉइंटेड बाय सीजीआई, अपॉइंटेड बाय सीजीआई विद प्रीवियस कंसेंट। यहां पे जो कंसेंट है वो हाँ दोनों में प्रीवियस है, ऊपर भी प्रीवियस है, यहां पे भी प्रीवियस है। विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द जज। प्लीज ऊपर भी लिख लो यार, प्रीवियस ऐड कर लो, मतलब पहले लेना है, अपॉइंट करने से पहले कंसेंट चाहिए, ऐसा नहीं अपॉइंट कर लिया फिर कंसेंट ले लेंगे। प्रीवियस कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस ऊपर वाले में किसका कंसेंट था अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट? सीजेएचसी ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन ये बंदा तो रिटायर है, ये तो किसी को ऑब्लिगेशन दे ही नहीं रहा अपनी, तो इसमें उस बंदे का कंसेंट है, ही शुड ऑल्सो अग्री। ठीक है, द कंसेंट ऑफ द जज इटसेल्फ। ऊपर वाले में जज का कंसेंट नहीं है, उसके सीजेएचसी से पूछेंगे। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज पेइंग हिम, सो यू आर वर्किंग इन सीजेएचसी, तो अगर आप फ्री हो तो इसको इधर भेज दो, मैंने काम करवाना है इससे। दैट इज द लॉजिक ऑफ एडहॉक जज। रिटायर्ड में इट इज पर्सन इज रिटायर्ड नाउ, ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू द गवर्नमेंट, तो इसमें उस बंदे का कंसेंट भी चाहिए होगा कि भाई तुम आना चाहते हो या नहीं, उसे पूछा जाएगा। वहां वाले पे नहीं, बिकॉज ये गवर्नमेंट सर्वेंट एनीवे। दोनों में जी मैम। मैम रिटायर्ड जज देखो, लेट से मेरे पास दो बंदे हैं, एक बंदे को मैंने ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया हुआ है, लेट से वन इंस्टीट्यूट, उसकी दो सिस्टर ब्रांचेस हैं, एक ये है एक वो है। एक सिचुएशन में मेरे पास ऐसा इंप्लॉई है वहां पे हु इज फ्री एंड आई हैव एम्प्लॉयड हिम ऑलरेडी। दूसरी सिचुएशन में मेरे पास शॉर्टेज है बट देयर इज नो एम्प्लॉय विद मी, आई नीड टू कंसल्ट द पर्सन who has retired from this institute is going back to Punjab and living there in his old age, which is more convenient for me? Ad hoc. Who is free, ma'am? Which judge is free? Ad hoc judge is free, retired is free. Ad hoc judge तो he is already working in the sister institute, तो जो सिस्टर इंस्टीट्यूट में क्लासेस की मैनेजमेंट देख रहा है कि भाई इस बंदे को इतनी क्लासेस इसकी लेनी है, इतनी क्लासेस इसकी लेनी है, आई हैव टू आस्क हिम कि भाई इज दैट पर्सन फ्री? इफ दैट पर्सन विल बी फ्री प्लीज सेंड इट टू मी। दैट्स व्हाई सीजीएचसी परमिशन। एंड इन रिटायर्ड आई नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल दैट सर आर यू विलिंग टू कम बैक। तो उसमें प्रेसिडेंट दोनों जगह, एट वन प्लेस द पर्सन वेयर ही इज वर्किंग एट उसके हेड का परमिशन चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कोई बेंच उसे भी तो बनाना पड़ सकता है सीजीएचसी को। So that's why I need his consent. That is your person free? If free, please send it to me. चलिए, हाँ जी, clear? Doubt? No? किसका? बता रहे हैं जी, बता। आएगा आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो। चलो, सो एड हॉक जजेस की पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? जितना उसको वहां सैलरी मिल रही है उतनी मिलती रहेगी। नाउ हियर वो रिटायर्ड है, उसको पेंशन आ रही होगी, बट पेंशन इज वन थिंग, वो पेंशन इज यूजुअली जितनी आपकी सैलरी होती है, लास्ट सैलरी उसका आधा मिलता है आपको, हाफ, राइट? बट नाउ दैट पर्सन इज वर्किंग, सो इस मामले में रिटायर्ड जब वापस आएगा जज, उसकी सैलरी विल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो लिख लो, अलाउंसेस विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सैलरी शब्द यूज नहीं है, अलाउंसेस विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, लास्टली लिख लो पर्पस। पर्पस क्या है रिटायर्ड जज को बुलाने का? व्हाट इज द पर्पस? एनीवन? सर बहुत ज्यादा लोड होता है तो वो बुला लेते हैं। अच्छा, और स्पीडी डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस। हाँ जी, ठीक है जी, और सर जिस समय वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उससे ज्यादा अगर केसेस हो जाते हैं तो वो लोग बुला लेते हैं, मतलब
You all are correct in what you accept, but you all are wrong in what you are denying. What is the meaning of this? लिखो, at any time CGI thinks it is necessary. At any time CGI thinks fit or necessary. जब भी CGI को लगेगा बुला लेंगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं मेंशन कि भाई अब बुलाना है, कब बुलाना है. आकाश इनको बताया करो तुम. चलिए मेक अ नेक्स्ट हेडिंग. जी जी जी. क्यों? देन व्हाट? हाँ देखो, अगर हाई कोर्ट वाले रिटायर्ड हैं, दे हैव रिटायर्ड, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जॉब मिल सकती है ना ऑफिशियली. हाँ 3 साल, वो क्यों आएंगे? उनको भी बुलाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट सेइंग, अगेन वही. ठीक है चलो, मेक अ हेडिंग रेगुलर जजेस. रेगुलर जजेस. लिखो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. हाई कोर्ट चीफ जस्टिस appointed by president in consultation with CJI. Wonderful. CJI has to consult 2 senior most judges. Clear. Now next thing, high court judges आ जाएंगे. Who will administer the oath to high court judges? Governor of the state. Very good. Governor of the state. चलिए next, acting CJHC. Acting CJHC. Who will appoint? बस एक चीज याद रख लो यार, सिंपल जो फंसता है जहां से क्वेश्चन, या यू पीपल विल बी कंफ्यूज्ड. सब कुछ प्रेसिडेंट करेंगे, ओनली विद एक्सेप्शन ऑफ वन थिंग. क्या? ओथ गवर्नर दिलाएंगे इनको, बस. ठीक है, बाकी सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में है. चलिए आगे लिखो एक्टिंग सीजेएचसी. लिखो प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द हाई कोर्ट जजेस. President from among the High Court judges. Again, I'm repeating, no criteria of seniority. ठीक है, याद रखिएगा. चलो उसके बाद जहां हमने करे थे एडहॉक जजेस, ठीक है, उसी जगह पे हाई कोर्ट में क्या होते हैं? एडिशनल जजेस. एडिशनल जजेस. एडिशनल जजेस. सुप्रीम कोर्ट में जो जगह एडहॉक जजेस की थी, वही जगह एडिशनल जजेस की है हाई कोर्ट में. क्लियर? लेकिन अगर नाम में फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही. ठीक है, एडहॉक का पर्पस क्या था? टू फुलफिल कोरम. ये कब आएंगे? जब देयर इज टेम्परेरी इंक्रीज इन द वर्क. बस मतलब वही है. क्लियर? वहां पे एडहॉक वर देयर टू फुलफिल व्हाट? कोरम. दे आर देयर टू व्हेन देयर इज टेम्परेरी इंक्रीज इन द वर्क. दैट्स इट. लिखो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पर्पस टेम्परेरी इंक्रीज इन द वर्क. एंड इनमें एडिशनल में एक टाइम पीरियड भी लिमिटेशन लगा दी गई है, दैट दे कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. बस 2 साल के बाद नहीं हो सकता. प्रेसिडेंट, ऑलवेज प्रेसिडेंट. सब अपॉइंटमेंट्स. हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट है. यहाँ पे हाई कोर्ट में सब जगह प्रेसिडेंट. रिटायर्ड में आएगा सीजीएचसी. आगे लिखो एक्टिंग जजेस. ये हाई कोर्ट में ही एक्टिंग जजेस. Who will appoint? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सब जगह पे एक ही, बस रिटायर्ड में आएगा सीजीएचसी का रोल, और कहीं नहीं है सीजीएचसी का रोल. एक्टिंग जजेस, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट. लिखो whom? ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन. whom? ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन. whom क्वेश्चन मार्क, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन. लिखो टिल व्हेन और अंटिल व्हेन. अंटिल व्हेन. लिखो परमानेंट जज रिज्यूम्स द ऑफिस. परमानेंट जज रिज्यूम्स द ऑफिस. आगे लिखो रिटायर्ड जज. यू हैव जस्ट 5 minutes यार, जल्दी सम अप कर लो. रेस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विल डू समडे, विल कीप वन डे. ठीक है, कहां पे थे? रिटायर्ड जज. हाँ, कौन अपॉइंट करेगा? एक ही एक्सेप्शन है, सीजीएचसी. सीजीएचसी. बट कंसेंट किसका चाहिए? गवर्नर और प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट. गवर्नर एक ही जगह आता है, कसम दिलाने. बस
कसम दिलाने चला जाएगा। रिमेंबर इट इन दिस वे, इट विल इजी टू रिमेंबर। ठीक है, गवर्नर का एक ही काम है, कसम दिलाने आएगा, देन इट्स गो। गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है लोअर जुडिशरी के, उसके पास और बहुत काम है करने के लिए। हाँ हाँ, वो सबका गवर्नर। किसका रिमूवल? हाँ वो करते हैं, वो भी आएगा बिल्कुल। इसमें भी प्रीवियस कंसेंट ऑफ जज लगेगा सर, जज इटसेल्फ। किसमें? रिटायर्ड जज। हाँ अभी तो लिख रहे हैं, लिखो तो। CJHC will be appointing him, CJHC to appoint him with the previous consent of president and retired judge itself, very true। आगे लिखे ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। तो इसके बारे में करंट अफेयर है, वैसे तो हम करंट में इसको डिटेल में करेंगे बिकॉज़ इट वाज इन न्यूज। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस थे, उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी टू मेघालय हाई कोर्ट। ठीक है, यूजुअली अपना जो मद्रास हाई कोर्ट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी बिगर हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनकी जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, उस हिसाब से इनको बड़ा भी माना जाता है। एंड इनके जजेस की जो वर्डिक्ट्स होते हैं उनको वैल्यू ज्यादा दी जाती है। एंड हाई कोर्ट जजेस को अपने फेमस वर्डिक्ट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल, यू हार्डली नो द दिस ऑफ व्हाट वी कॉल मेघालय हाई कोर्ट। अभी सुना है मेघालय हाई कोर्ट गिव दिस जजमेंट, दैट इज गिवन बाय केरला हाई कोर्ट, है ना। सो व्हाट हैपेंड वाज, उनके जो चीफ जस्टिस थे, एज अ प्यूनिटिव मेजर उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी मेघालय हाई कोर्ट में, बट शी रिजाइंड, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। उन्होंने बीच में ही रिजाइन कर दिया, शी सेड आई विल नॉट कंटिन्यू, राइट। वहां से, उसी वर्डिक्ट से हमारे पास दो चीजें हैं लिखने के लिए ट्रांसफर ऑफ जजेस में। लिखो, ट्रांसफर ऑफ जजेस शुड नॉट बी फॉर अ प्यूनिटिव मेजर। हमने करा है ना टारगेट में, बस वही है ये टारगेट 125 वाला। शुड नॉट बी अ प्यूनिटिव मेजर, इट शुड ऑलवेज बी फॉर in the public interest for better dispensation of justice. Always should be in the public interest for the better dispensation of justice. चलिए, ट्रांसफर के लिए कितनों का कोलिजियम लगता है जी? चार का। Who are there? मुझे पहले उसका बताओ, सुप्रीम कोर्ट के कितने जज चाहिए ट्रांसफर में? 2 प्लस सीजे या 1+1? तो इसका मतलब है हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए सेम है। अपॉइंटमेंट 2 चाहिए, फिर ट्रांसफर में भी 2 चाहिए। चलो, we'll end the class on this note. We'll discuss it tomorrow. Not tomorrow, whenever we cover this topic. कल किसका टेस्ट है? इमरजेंसी का। इमरजेंसी तो हमने कर ली कल, तो कल we'll utilize। हाँ कल we have done the emergency, तो मजा आएगा तुम लोगों को टेस्ट करने में। और किसका देखो? अच्छा, एंटी डिफेक्शन में भी बहुत, एंटी डिफेक्शन आल्सो वी हैव डन आई गेस इन पार्लियामेंट। करवाया नहीं करवाया? जनरली करवाया, बट वी विल डिस्कस इन डिटेल कि भाई स्प्लिट क्या होता है, मर्जर क्या होता है, व्हाट इज अलाउड नॉट अलाउड, कल कर लेंगे। और हाँ ठीक है, और डीआरएससी फिर से मेंशन है क्या? ठीक है, और मुझे सिलेबस बताओ कल का। अच्छा, कल इलेक्शंस है, तो बहुत कुछ होगा करने के लिए। Emergency, constitutional amendment for political parties, anti-defection, election. Wait यार, wait. Don't pack your bags अभी।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कल, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा चलो विल डू ट्रांसफर ऑफ जजेस देन, लिखो कल ज्यादा हो जाएगा। राइट डाउन, कितना कोलिजियम चाहिए? CGI plus 4 senior most judges, CGI plus 4 senior most judges plus the place from where the judge is being transferred to the place where the judge is being transferred, दोनों के CGHCs। मतलब जो मैंने एग्जांपल बताई उस केस में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसेंट और मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसेंट। सो टोटल पीपल इन्वॉल्वड हियर आर 7। ठीक है, CGI plus 4 senior most judges plus 2 CGHCs। ठीक है, करेगा कौन? प्रेसिडेंट ही। प्रेसिडेंट विल कंसल्ट CGI, CGI हैज टू कंसल्ट 4 senior most judges plus 2 CJHCs। आगे में क्या हेडिंग? प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। हाँ जी, देन नो प्रॉब्लम इन दैट, ओनली देन 1 CJHC विल बी वो हो जाएगा। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिमूवल पहले लिखो रीजन, रीजन फॉर देयर रिमूवल, रीजन फॉर देयर रिमूवल। Only 2 reasons are there. Number 1 is incapacity and second is misconduct. Incapacity and misconduct. ठीक है, how the procedure of removal of judges is governed, ये आपका previous year question है 18 का। लिख लो एक्ट का नाम, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, रिमूवल ऑफ जजेस। चलिए 1968। चलो क्या प्रोसीजर है जी? व्हाट इज द प्रोसीजर? हाँ जी, हाँ देखो इसमें एक चीज दिमाग में रखना, डू यू रिमेंबर वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीव ऑफ हाउस, है ना? तो इसमें लीव ही लगती है। ओनली व्हेन द मोशन इज ब्रॉट बाय द कंसेंट ऑफ 100 मेंबर्स इन LS एंड 50 मेंबर्स इन RS। पहले तो ये लिखो, ओनली व्हेन मोशन इज ब्रॉट, मोशन इज ब्रॉट, ब्रॉट तक लिखना, ब्रैकेट में लिखो ईदर हाउस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भाई कौन से हाउस में मोशन इनिशिएट करा जा सकता है? दोनों हाउसेस में।